हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ लता जी। हाँ, रिकॉर्डिंग आरंभ हो गई। जी लता जी। हाँ इंदु जी, आप दिखाई नहीं दे रही। इंदु जी आप ओके चलिए। हाँ जी शुरू करें। नमस्कार, मैं लता नोवाल, अबोध्य अंतरराष्ट्रीय संस्था महाराष्ट्र संस्था की अध्यक्ष। आज हमारे लिए बेहद खास दिन है। एक तो हरियाली तीज जो हम बड़े उत्साह से मना रहे हैं और रंग बिरंगे कलरफुल कपड़ों से आप सबको पता ही चल गया होगा, तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आज का दिन कुछ अन्य बातों के लिए भी अपना महत्व रखता है। शहीद उधम सिंह के बारे में आपने सुना होगा, जो कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय वहां पर उपस्थित थे। वहां के दृश्य देखकर उधम सिंह ने सोचा कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा, और इसके लिए वो लंदन चले गए। और एक दिन जनरल डायर जब किसी मीटिंग में जा रहे थे, तो उन्होंने उन पर गोली चला दी और 21 वर्ष बाद उधम सिंह लंदन पहुंच गए और भरी सभा में गोली मारी। अतः उनको 31 जुलाई को फांसी की सजा सुनाई गई। तो ऐसे शहीद जो हमेशा इतिहास में अमर हो जाते हैं, उन्हें हम शत शत वंदन करते हैं। और लड़ाई केवल हथियारों से नहीं लड़ी जाती, कलम से भी लड़ी जाती है। और इसी तरह के हमारे कलम के सिपाही थे उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी। आज आजादी के 75वें अमृत महोत्सव प्रेमचंद जी की जयंती के शुभ अवसर पर हमारी संस्था द्वारा आयोजित इस आयोजन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, खासकर इंदु झुंझुनवाला जी का, जिनके कारण आज ये पटल बहुत अच्छे से चल रहा है। और आज के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष, संस्था की महासचिव व उत्तर प्रदेश शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर मंजरी पांडे जी। आज के मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर प्रेम जन्मेजय। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सरिता पांडे जी का विशेष स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ ही मंच पर उपस्थित सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। आयोजन का आरंभ अपनी सुंदर परंपरा के अनुसार हम दीप प्रज्वलन से करेंगे, जिसके लिए मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर मंजरी पांडे जी को अनुरोध करती हूँ कि दीप प्रज्वलित कर राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत साहित्यिक आयोजन का शुभारंभ करें। जी धन्यवाद। जी मंजरी पांडे जी। दीप देव स्वरूपस्त्वं दीपज्योति नमोस्तुते। यावत् कर्माणि स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। ओम शांति शांति शांति। दीपज्योति नमोस्तुते। जी बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने सभी का स्वागत किया। लता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और मंजरी पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब दीप प्रज्वलन हो गया तो ईश्वर का आह्वान भी जरूरी होता है, और रोशनी का आह्वान किया हमने, तो अब उस ईश्वर के आह्वान के लिए मैं बुलाना चाहूंगी सुनीता बंसल जी को दिल्ली से। सुनीता बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदना के लिए प्रस्तुत हो। सुनीता बंसल जी, आप मुझे सुन रही हैं? मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी तो आ रही है। आप मेरी आवाज आ रही है ना? मैं सुन रही हूँ आपको। हाँ तो अब आ रही है आवाज? जी बिल्कुल। शुरू करें। धन्यवाद इंदु जी, आपने मेरे को सरस्वती वंदना के लिए अवसर प्रदान किया। मैंने सुनीता बंसल दिल्ली से
अभ्युदय पटल पर उपस्थित सभी गुणीजनों और साहित्यकारों को आज प्रेमचंद जी की जयंती पर और 75वें आजादी महोत्सव पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। हरियाली तीज की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो हमारी बहनें सब सज धज के आई हुई हैं। और इसी के साथ अपनी सरस्वती वंदना मैं शुरू करती हूँ। जय अम्ब की जगदम्ब की जय, शारदे वरदायिनी जय, शारदे वरदायिनी। माँ ज्ञान दो यश मान दो सुचि, बुद्धि दे सुख दायिनी सुचि, बुद्धि दे सुख दायिनी। तमनासनी कमलासनी, तमनासनी कमलासनी, नव भक्ति दो स्वर दायिनी। माँ अम्ब की जगदम्ब की जय, शारदे आवाज गूंज रही है क्या? आप गाइए, पता डबल नहीं आ रही है। किसी ने चला डबल आ रखा रही है था। शायद। नहीं, किसी ने अपना चला रखा था इसलिए डबल थी। आप गए, आप अच्छा जी। श्वेत वस्त्र धारणी, सुमधुर वीणा वादनी, श्वेत वस्त्र धारणी, सुमधुर वीणा वादनी, नव शक्ति दे सुख समृद्धि दे, सर्व दुख निवारणी है, सर्व दुख निवारणी। जय अम्बिके जगदम्बिके जय, शारदे वरदायिनी जय, शारदे वरदायिनी जय, शारदे वरदायिनी। धन्यवाद इंदु जी, मैंने 2 पैरा ही पढ़े हैं, लंबी है थोड़ा, बहुत पर मैंने 2 बहुत पैरा सुंदर आपकी ये स्वरचित रचना थी और बहुत सुंदर लगा, बहुत ही सुंदर थैंक यू लगा। सो मच, आपको पसंद आई बस। बहुत सुंदर रचना आपने लिखी है। तो नमस्कार साथियों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आज अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय के इस पटल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हम मंच सज्जा करें और फिर हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो मंच सज्जा के लिए हमारे साथ आज जो जुड़े हैं हमारी जो अध्यक्ष हैं इस कार्यक्रम की, डॉक्टर मंजरी पांडे जी। डॉक्टर मंजरी पांडे जी का परिचय देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारी सचिव, सह सचिव और बहुत सारी हमारी शाखाओं में बहुत मुख्य भूमिका निभाते हुए बाल युवा समूह की अध्यक्ष और कला संयोजक डॉक्टर गीता सिंह जी को। गीता जी, आपका बहुत बहुत मंच पर स्वागत है। धन्यवाद दीदी। तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें जमीन भर नहीं, आसमान अभी बाकी है। क्या बात। लहरों का थमना नहीं, समंदर की बेबसी, बाहर खामोशी सही, भीतर कई तूफान अभी बाकी हैं। पटल पर उपस्थित सभी गणमान्य श्रोतागणों एवं अतिथियों का आज के इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था की चेन्नई शाखा से मैं डॉक्टर गीता सिंह। आज मुझे यह सुअवसर प्राप्त हुआ है कि पटल पर उपस्थित सभी श्रोतागणों के समक्ष मैं हमारे आज के कार्यक्रम प्रेमचंद जयंती और 75वें आजादी महोत्सव पर साहित्य और राष्ट्रीय चेतना के उद्घाटन सत्र की कार्यक्रम अध्यक्षा डॉक्टर मंजरी पांडे जी के
परिचय से आप सभी को अवगत कराऊं। परंतु यह भी सत्य है कि यहाँ उपस्थित शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो आपकी शख्सियत से अनजान हो। आपके विशाल व्यक्तित्व के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालते हुए ये कहना चाहूंगी कि वर्ष 2011 में आप वाराणसी में कवियत्री सम्मेलन का आयोजन कराती आ रही हैं। आप विश्व विख्यात सुबह बनारस की साहित्यिक विद्या काव्य मंजरी, जो प्रत्येक महीने की 28 तारीख को आयोजित की जाती है, आप इस कार्यक्रम के संयोजन एवं संचालन के दायित्व निर्वहन का कार्य भी भली भांति निभाती हैं। बौधायन सोसाइटी आपकी अपनी संस्था है, आप इसकी सचिव हैं। इस संस्था के माध्यम से मासिक काव्य गोष्ठी, सेमिनार आदि साहित्यिक एवं सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन गतिमान रहता है। बात अगर हम अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था की करें तो आप इससे पहले दिन से जुड़ी हुई हैं। साथ ही आप उत्तर प्रदेश शाखा की प्रभारी पद की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं। साथ ही संस्कार भारती कांशी प्रांत की आप मातृशक्ति संयोजिका भी हैं। अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व मैं बस इतना कहना चाहूंगी, ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी, आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। पुनः आप सभी का आदर, अभिनंदन और आभार। बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू दीदी। बहुत सुंदर गीता जी, आपने तो बहुत सुंदर क्या क्या कह दिया। नहीं बोलती पर आज बहुत सुंदर बोला। धन्यवाद दीदी। चलिए, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे ढंग से गीता जी ने आपने बहुत बढ़िया परिचय दिया हमारी डॉक्टर मंजरी पांडे जी का। और हमारी शब्द जरूरी है क्योंकि वो हमारी उत्तर प्रदेश शाखा की अध्यक्ष तो है ही, हमारी अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहसचिव भी हैं और हर कदम पर वो हमारे साथ हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज मंच की ओर जब हम बढ़ते हैं तो हमारी आज की जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर प्रेम जन्मेजय जी दिल्ली से, वो अभ्युदय पटल पर एक बार फिर से आए हैं, दूसरी बार आए हैं। ये अभ्युदय पटल का बहुत बड़ा सौभाग्य है और इनका परिचय देने के लिए मैं डॉक्टर निशा अग्रवाल जी से आग्रह करूंगी, जो कि हमारी जोन अध्यक्ष भी हैं, राजस्थान शाखा की प्रभारी भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर निशा अग्रवाल जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले माँ शारदे को मेरा कोटि कोटि वंदन एवं अभ्युदय मंच को मेरा नमन। अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय जूम मंच पर आज मंचासीन सभी सम्मानीय श्रद्धास्पद साहित्यकारों को मेरा सादर अभिवादन। अभ्युदय मंच की सुनियोजित आपकी आवाज ऑफ हो गया स्पीकर, जरा एक बार चेक कर लें। म्यूट हो गई। जी जी जी। अभ्युदय मंच की सुनियोजित एवं सुसज्जित आज की इस शाम में राष्ट्रीय चेतना एवं आजादी पर्व के लिए समर्पित है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारे डॉक्टर प्रेम जन्मेजय जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जो आज हमारे बीच मौजूद है। आपका आना, लहरों का टकराना, किनारों से टकराना, लहरों का आना, यूं मानो लहरों का आना किनारों से टकराना, ज्ञान समंदर में इस कदर डूब जाना कि ये हमने आपसे मिलकर ही जाना। आपके बायोग्राफी मैंने आज पढ़ी और आज इस बायोग्राफी से मैं रूबरू कराने जा रही हूँ हमारे सभी साहित्यकारों को जो कि इस मंच से जुड़े हुए हैं। इन सभी के लिए सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कहते हैं अतिथि सत्कार के बिना अरदास अधूरी होती है। कहते हैं अतिथि सत्कार के बिना अरदास अधूरी होती है। अतिथि वो फरिश्ते हैं जिनके आने से हर आस पूरी होती है। तो आज हमारे बीच पधार चुके हैं मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रेम जन्मेजय जी। आपका हार्दिक मंच पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मेरे लिए यह बड़े गौरव की बात है कि आज मुझे
यह ऐसी एक कुशल व्यक्तित्व और विराट व्यक्तित्व से रूबरू कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन आपकी सृजन शैली और रचनात्मकता ने मुझे एक पहचान बनाने के लिए आज मजबूर कर दिया है। आज के इस वर्तमान समय में, जैसा कि मैं आपके बारे में बताना चाहूंगी कि आपका जन्म राजस्थान के एकीकरण जब हमारे राजस्थान का एकीकरण हुआ, यानी राजस्थान राज्य का निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, आपका जन्म 18 मार्च 1949 को प्रयागराज यूपी में हुआ। उसी दौरान आपका अवतरण हुआ और आपका शुरू से ही हिंदी भाषा के प्रति रुचि रही और समय समय के साथ आपने हिंदी साहित्य क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी है। कहते हैं किसी पर भी टिप्पणी करना या फिर व्यंग्य करना बहुत आसान है, लेकिन व्यंग अगर किसी घटना या फिर किसी रचनात्मक स्थल पर किसी रचनात्मक इशारा करते हुए किया जाए तो वह साहित्य की एक बहुत बड़ी विधा है, जिसमें उपहास है, मजाक है, आलोचना का प्रभाव रहता है। ये एक विशिष्ट विधा आपके अंदर विद्यमान है। वर्तमान समय की सर्वाधिक चर्चित व्यंग विधा के संवर्धन एवं सृजन के क्षेत्र में आपका विशिष्ट स्थान है। कोई इन्हें व्यंग का विश्वविद्यालय कहता है, तो कोई व्यंग का एक्टिविस्ट। आपके व्यंग्यात्मक लेखन को हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण रचनाकारों ने एवं आलोचकों ने सराहा है। व्यंग को गंभीर कर्म एवं सुशिक्षित मस्तिष्क के प्रयोजन की विधा मानने वाले डॉक्टर प्रेम जन्मेजय ने लगभग 2 दशक से व्यंग्य यात्रा का संपादन द्वारा व्यंग विमर्श का एक सुदृढ़ मंच तैयार किया है। हिंदी व्यंग की यूनिवर्सिटी कहे जाने वाले डॉक्टर प्रेम जन्मेजय जी की चर्चा के बिना यह हिंदी व्यंग की बातचीत मानो अधूरी सी लगती है। लगभग 4 वर्ष यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज में अतिथि आचार्य के रूप में कार्य करते हुए आपने त्रिनिदाद में सांस्कृतिक एवं भाषाई स्तर पर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भोपाल में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन एवं विदेशों में हिंदी सत्र की अध्यक्षता करने के साथ साथ मॉरिशस में आयोजित 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन के प्रवासी भारतीय वाले सत्र में आपने बीज वक्तव्य भी दिया है। इसके अतिरिक्त लंदन में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हाल ही में चर्चित करीब 1 माह पूर्व पहले की ही बात है कि विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के निमंत्रण पर व्यंग की कार्यशाला आपने आयोजित की। भाषा एवं संस्कृति के क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका, यूके, न्यूयॉर्क आदि में आयोजित संगोष्ठियों में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपने भारतीय संस्कृति से संबंध परिषद की महत्वपूर्ण पत्रिका गंगनांचल के संपादन के अतिरिक्त हरिगंधा, व्यंग विविधा जैसी पत्रिकाओं में अतिथि संपादक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसी कड़ी में आज अभ्युदय संस्था में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे आप हमारे बीच यूं मानो जैसे इस मंच को, अभ्युदय मंच को सुशोभित कर रहे हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया और आप सभी का हृदय के अंतःपटल से धन्यवाद एवं अनंत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, कर जोड़ बंधन अभिनंदन है आपका, कर जोड़ बंधन अभिनंदन है आपका, सर्वदा मार्गदर्शन मिलता रहे आपका।
निशा जी आप म्यूट हैं। अनम्यूट होइए। ओ सॉरी, मैं भी अनम्यूट हूँ और मैं निशा जी को कह रही हूँ कि वो अनम्यूट है। ओ, तो बहुत सुंदर, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से डॉक्टर प्रेम जन्मेजय जी, आपका अभ्युदय के इस पटल पर। और निशा जी, बहुत सुंदर परिचय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चूंकि मंच सज चुका है, तो आज का ये कार्यक्रम जिस कार्य के लिए हम आज सभी इस उद्घाटन सत्र जिसे हमने नाम दिया है और इसके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, और जैसा कि सभी को पता ही है आज प्रेमचंद जयंती है, तो मैं चाहती हूँ कि क्यों ना इस उद्घाटन सत्र का आरंभ हमारे प्रेमचंद ग्रंथ, जिसका कि हमने पिछले साल एक कार्यक्रम किया था, प्रेमचंद साप्ताहिक कार्यक्रम प्रेमचंद के जन्म जयंती के अवसर पर ही किया था। तो उसको लेकर के हमने 75 आलेख और कविताएं प्रेमचंद के ऊपर संग्रहित की हैं, और जिसकी पुस्तक बहुत ही शीघ्र यानी इस माह में ही हमारे बीच होगी। और आज मैं चाहती हूँ कि उस पुस्तक का प्रथम पृष्ठ का आज सभी के सामने प्रदर्शित उसको कर दिया जाए, और हम सभी उसके लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। तो आज अभ्युदय पटल पर मैं चाहूंगी, चूंकि ये ऑनलाइन कार्यक्रम है, नहीं तो मैं जरूर कहती कि प्रेम जन्मे जी, हम ऐसा मान लेते हैं कि ये आपके द्वारा इस मुख्य पृष्ठ का आज सबके समक्ष लोकार्पण हो रहा है। तो डॉक्टर गीता, मैं आपसे चाहूंगी कि आप इसे शेयर करें, और सभी जरूर तालियां बजाते हुए इस कार्य का जरूर स्वागत करें। प्रेमचंद जी के जो ग्रंथ हैं, जो उन्होंने लिखे हैं, हालांकि हम उन्हें उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के नाम से जानते हैं, किंतु ये सिर्फ उपन्यास सम्राट नहीं रहे। आप सभी को पता होगा कि शुरुआत तो इनकी आजादी की लड़ाई में अपने कलम को तलवार की तरह इस्तेमाल करने से हुई थी, सोजे वतन के द्वारा। और फिर इन्हें अपना नाम बदलकर प्रेमचंद रखना पड़ा अंग्रेजों के कारण। और जो कुछ भी इन्होंने लिखा है वो सिर्फ भारतीय समाज की बात नहीं है, हालांकि कहानी भारत की है, कथाएं भारत की है, समस्याएं यहीं की हैं। और देखा जाए तो उस समय आज़ादी सबसे बड़ी हमारी चुनौती की तरह हमारे सामने थी, और उस पर भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो ये मुख्य पृष्ठ आप सभी के सामने है, जिसमें कि डॉक्टर मंजरी पांडे जी ने संपादन में पूरी तरह से अभ्युदय की मदद की है। तो एक बार सभी इस मुख्य पृष्ठ के लिए तालियां बजाएं, और मैं अभ्युदय के सारे जितने भी हमारे साथी हैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और बहुत जल्दी ये पुस्तक आप लोगों के सामने होगी, जो कि लगभग 275 पृष्ठ की ये पुस्तक है, जिसमें आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए इस पर 75 आलेख हमने जोड़ने की कोशिश की है, जो कविता, समीक्षा, कहानी और अपने विचार और इनकी प्रासंगिकता, बहुत सारी बातें हैं इसमें। आप सभी को जब ये पुस्तक उपलब्ध होगी तो आप देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गीता सिंह जी, बहुत सुंदर आपने पीपीटी के रूप में इसको प्रस्तुत किया है। और अब हमारे बीच में हैं हमारी संस्था की अंतर्राष्ट्रीय सचिव शैल अग्रवाल जी लंदन से। तो मैं उनका स्वागत करते हुए मैं चाहूंगी कि आप 2 शब्द कहें इस पुस्तक पर, आज के कार्यक्रम पर। थोड़ी बधाइयां सभी को मिलनी चाहिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो शैल दी, आप मुझे सुन रही हैं? धन्यवाद इंदु। बहुत कम समय में ही अभ्युदय ने कई कई सोपानों को पार कर लिया है। इसकी उपलब्धियां गर्व और ऊर्जा से भरती हैं हर सदस्य को।
मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बचपन में पढ़ा एक शेर याद आ रहा है जब शेरों की बात हुई तो, जो कि अभ्युदय संस्था पे बिल्कुल सटीक बैठता है। ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल हो जाए, मंजिल के लिए दो पैर चलूं और मंजिल सामने आ सामने जाए। आ जाए, क्या बात है, बहुत सुंदर। आप ऐसे ही आप सब आगे बढ़ते रहें। आपके तन मन की विवेक की यह हरियाली कभी न मुरझाए, हमेशा हरी रहे। आप सृजनरत रहें, सभी कोई आपस में जुड़े रहें, इसी सहोदर भाव से आगे बढ़ते रहें। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब सब इतने खुले मन से एक दूसरे का स्वागत करें, एक दूसरे का साथ दें, तो वो संस्था निश्चय ही बहुत बड़े बड़े काम करेगी और बहुत उपलब्धियों को छुएगी। ऑलरेडी आपने कितनी किताबें छाप ली हैं, एक अच्छी लाइब्रेरी तैयार हो जाएगी मुझे लग रहा है अभ्युदय की अपनी ही किताबों की। इन्हीं सभी बातों के साथ साथ पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं विदा लेती हूँ, मुझे कहीं और जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत शैलजी। बहुत 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 दिल, तहे दिल से सबको शुभकामनाएं और धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और पुस्तक का विमोचन। एक बात और रह गई थी, हाँ मुझे बिल्कुल, मुझे पता याद है, मुझे पता है। अच्छा हाँ, बोलिए दीदी। वो आपने जो शीर्षक रखा साहित्य और राष्ट्रीय चेतना, हाँ। उसने मेरे मन को बहुत छुआ। हम्म, भारत का 75वां वर्ष है और अगर वाकई में साहित्य, क्या हम अपनी सोच में भी राष्ट्रीय चेतना को, राष्ट्रीय हित को जीवित रख पाए, तो ये हमारे भारत के लिए ही नहीं, हमारे खुद अपने आत्म सम्मान और आत्म दृढ़ता के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। पुनः पुनः नमस्कार और विदा लेती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शैल दी। मुझे पता है आज का दिन आपका बहुत व्यस्त था, उसके बाद भी आपने इतना समय दिया और हमारे साथ जुड़ी। और अब मंच सज्जा के लिए एक और बहुत खास व्यक्तित्व जो हमारे साथ जुड़ा है, और वो बड़ी खुशी की बात ये है कि वो प्रेमचंद के, हमारा जो बिहार है प्रेमचंद का गांव, और वहां के भागलपुर से डॉक्टर सरिता पांडे जी, वरिष्ठ साहित्यकार हमारे बीच हैं। और उनका स्वागत, उनका परिचय देने के लिए मैं इसमें रोचिका क्षमा करें, रोचिका अरुण शर्मा जी को आमंत्रित करूंगी, जो कि हमारी तमिलनाडु शाखा की प्रभारी भी हैं, बहुत अच्छी लेखिका हैं, और बाल साहित्य पर इनका एक विशेष ही लगाव, जिसको कह सकते हैं, बाल साहित्य से है। और हाल ही में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसका लोकार्पण करने का सौभाग्य हमारे अभ्युदय को मिला है, ये भी एक बहुत खास बात है। तो रुचिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारी विशिष्ट अतिथि का परिचय दें। बहुत धन्यवाद डॉक्टर इंजू झुंझुनवाला जी। सबसे पहले तो मैं कहूंगी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ आज इस इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, और इतनी महत्वपूर्ण शख्सियत का परिचय देने का आपने मुझे सुअवसर दिया है। और मतलब मेरे लिए तो मुझे मालूम भी नहीं था कि अवसर मुझे मिलेगा, लेकिन अचानक से, जैसे कहते हैं ना, कि उपहार मिल गया है, तो ये मेरा सौभाग्य है। और वैसे तो डॉक्टर सरिता पांडे जी का परिचय सब जानते ही हैं, इतना उन्होंने काम किया है लेखन में। और भागलपुर निश्चित रूप से प्रेमचंद, डॉक्टर मुंशी प्रेमचंद जी का जो गांव है, वहां से विशेष जुड़ाव है। तो बिहार में तो कहते हैं ना कि वो एक शायद रिश्ता वाली बात है। जी बिल्कुल। तो मैं शुरुआत करती हूँ सरिता पांडे जी के सम्मान में दो पंक्तियों से। नाप रही है आसमां, नाप रही है आसमां, भरती रहे उड़ान। नाप रही है आसमां, भरती रहे उड़ान। हम सब का सौभाग्य ये, सरिता जी मेहमान। क्या बात। माफी चाहती हूँ, मुझे आज पंक्ति में लय देने के लिए नाम लेना पड़ रहा है, बट हम सब का सौभाग्य ये, सरिता जी मेहमान। आपके परिचय में शर्मिंदा कर दिया।
इतनी अच्छी पंक्ति जी नहीं, उस लायक नहीं, नहीं नहीं, है ऐसी हम। बात नहीं नहीं है। नहीं मैं आप लोगों के सामने नहीं, सच में हमारा बस सौभाग्य है। नहीं सुनने के लिए हम शामिल हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं इतना कर रही हैं, लिख रही हैं, अपने आप को अभिव्यक्त कर रही हैं, चाहे किसी साहित्य के किसी भी विधा में। और इस पटल पर आकर बहुत लोगों को जानने का मौका मिला, क्योंकि शहर मेरे लिए नया है और अनजाना है, इसलिए थोड़ी परेशानी है। आप कंटिन्यू करें, समय दूसरों के लिए भी है। जी, आपको बधाई और धन्यवाद धन्यवाद देती मैम। हूँ इतना परिचय जी, देने के लिए। तो मैं आदरणीय सरिता पांडे जी के बारे में बताती हूँ कि आपका जन्म पटना में हुआ और आप हिंदी में स्नातक प्रतिष्ठा है, जैसे हम ऑनर्स बोलते हैं, स्नातक प्रतिष्ठा है। साहित्य की विभिन्न विधाओं, कविता, कहानी, व्यंग्य, रेडियो, नाटक, लेख, गीत, भजन, लगभग सभी विधाओं में लिखकर आपने साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं। किसी एक विधा में लिखना आसान है, पर इतनी सारी विधाओं पर जो आपकी पकड़ है, यह एक साहित्य के लिए उपलब्धि है। मैं ये कहूंगी कि इतने महान शख्सियत हमारे साथ में है आज। और आकाशवाणी दरभंगा केंद्र से युवाओं एवं ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रसारित घर आंगन कार्यक्रम में सहभागिता के साथ साथ हिंदी मैथिली नाटकों में भी स्वर प्रतिभागिता आप करती हैं और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कविताएं, आलेख आदि निरंतर प्रकाशित होते रहते हैं। निश्चित रूप से आपको लोग अखबारों से, पत्रिकाओं से भी पहचानते होंगे, आपकी रचनाओं के माध्यम से भी पहचानते होंगे, जो लोग यहाँ पर मौजूद भी नहीं है अभी। आपकी आवाज बंद हो गई है रुचिका जी, माइक म्यूट हो गया है। ओह, आई एम सॉरी। हाँ, आकाशवाणी के दरभंगा, हजारीबाग, पूर्णिया केंद्रों से आपने मंचे काव्य पाठ आपका होता रहता है और आकाशवाणी भागलपुर से कविताएं, कहानियां, व्यंग्य, वार्ताएं, नाटक, आलेख एवं बाल कविताएं भी प्रसारित होती रहती हैं। दूरदर्शन द्वारा प्रसारित प्रथम मैथिली धारावाहिक, देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि प्रथम मैथिली धारावाहिक नैन न तिरपित भेल, नैन न तिरपित भेल में आपने महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत की है। संकल्प, पंडित, पगडंडी, दखल, वर्तिका, सीमांत टाइम्स, नीलकंठ, आधी आबादी की आवाज, दैनिक हिंदुस्तान, जागरण, दैनिक भास्कर, मुख्यतः सारे ही देखिए मुख्य अखबार एवं पत्रिकाएं हैं जिनमें आपके आलेख, कविताएं प्रकाशित होते हैं। और पत्र पत्रिकाओं के अलावा कविता 98, कविता 01, कविता 04, कविता 1111 और कविता 14 साझा संकलन में आपकी कविताएं भी संकलित हैं। तो इतना सारा काम मैं कहूंगी मैम ने किया है और कर रही है निरंतर। निश्चित रूप से हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ में हैं और कार्यक्रम की आपके उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा निश्चित रूप से बढ़ रही है हमारे साथ में। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रुचिका जी, बहुत सुंदर ढंग से परिचय देने के लिए। और डॉक्टर सरिता पांडे जी, अभ्युदय पटल आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आपको लगता है कि ये शहर नया है क्योंकि आप बेंगलोर में आई हैं, लेकिन ये बेंगलोर शहर सबको अपना बना लेता है, ये तो आपने जान ही लिया होगा। तो जी, तो बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़ी हैं और इस पटल पर हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आगे बढ़ते हैं आज के मुख्य कार्यक्रम की ओर। थोड़ा सा कुछ टेक्निकली समस्या है, 1 मिनट में जरा देख लूं। आवाज आ रही है आपकी बिल्कुल क्लियर, आप आराम से बोलिए। हाँ, नहीं मेरी आवाज तो आ रही थी, स्क्रीन सही नहीं था। जितने लोग स्क्रीन पर हैं, क्या एक बार वो सभी अपना कैमरा ऑन कर लेंगे जिससे कि हम एक फोटो ले सकें, क्योंकि बाद में फिर सब लोग रह नहीं पाते हैं। प्रेमलता नवाल जी, चंदा प्रहलादका जी, सविता भुआनिया, डॉक्टर अहमद जी, जेपी अग्रवाल जी, सभी एक बार अपनी जी कैमरा ऑन कर लें तो
एक हम खाली फोटो ले लें, बीच में व्यवधान के लिए क्षमा चाहूंगी, लेकिन अभी कुछ लोगों के ऑन नहीं है। मैं चाहूंगी कि ऑन हो जाए। जी, बहुत बहुत मैं तो धन्यवाद। आ गई हूँ ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ प्रेमलता जी की फोन शायद ऑन नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। तो आज का हमारा ये कार्यक्रम मंच भी सज गया और हमने पुस्तक का लोकार्पण कर दिया। और पुस्तक का लोकार्पण यानी उसके कवर पेज का लोकार्पण। इस पटल पर तो इतना ही संभव हो सकता है, लेकिन अगली बार जरूर हम पूरी पुस्तक के बारे में भी उसमें चर्चा रखेंगे। तो शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और वास्तव में जो हमारे वतन पर, जो अपने वतन पर अपने परिवार, समाज और किसी भी चीज के बिना परवाह किए जब अपनी जान लुटा देते हैं, तो उनके लिए जो भी कहा जाए, जितना भी कहा जाए, वो बहुत कम होता है। और बात जब कहने की आती है, सुनने की आती है, तो अपने आप साहित्य चला आता है उसके साथ। साहित्य जिसमें हम कहते भी हैं और जिसको हम सुनते भी हैं। अब आज सुनने लगे, पहले पढ़ते ही थे, लेकिन आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम सुनते भी हैं। तो सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम के बारे में, आज ये कार्यक्रम हमने क्यों रखा है, आज का ये उद्घाटन सत्र किस चीज का है। तो जैसा कि शैलदी ने कहा, साहित्य और राष्ट्रीय चेतना, ये शब्द हमें क्या बताता है कि किस तरह से राष्ट्रीय चेतना में साहित्य का योगदान क्या हो सकता है। भला साहित्य क्या योगदान कर सकता है। बचपन में लोग कहते थे कि शब्दों में क्या रखा है, शब्द में तो कुछ भी नहीं है ना। और वहीं कहीं बड़े बुजुर्ग हमसे कहते थे, शास्त्र कहते थे कि शब्द ही ब्रह्म है। तो वो शब्द ब्रह्म है, ये बात समझ में नहीं आई उस उम्र में, तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई जब हम पढ़ते थे कि शब्द ब्रह्म है। थोड़े से बड़े हुए तो लगा कि अच्छा, ये ओम चूंकि शब्द है एक, जिसे कि हम ब्रह्म का रूप मानते हैं, तो शायद इसलिए उसको शब्द को ब्रह्म कहते होंगे। बचपन तो बचपन ही है। और उसके बाद जब प्रेमचंद जी को पढ़ा तो उनको कलम का सिपाही कहा गया। मैंने कहा कलम का सिपाही भला कैसे कोई हो सकता है, सिपाही तो तलवार हाथ में लेकर के, और आजकल तो बहुत सारी चीजें, बम और बंदूक न जाने क्या क्या लेते हैं। तो लगा कि नहीं, उनकी लेखनी ने भारत के गांवों का यथार्थ चित्रण किया है, और जितनी भारतीय समस्या, नारी की समस्या, समाज की समस्या, उन सभी पर अपनी लेखनी उकेरी है, समाज की बुराइयों पर अपनी लेखनी उकेरी है। तो शायद इसलिए उन्हें कलम का सिपाही कहा गया होगा। लेकिन जैसे जैसे हम उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचते हैं, तो इस पड़ाव पर मुझे समझ में आया कि शब्द ब्रह्म कैसे हो सकता है। आखिर शब्द को ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उत्पत्ति करने वाला, चलाने वाला और संहारक कैसे माना जा सकता है। और तब धीरे धीरे बात समझ में आई, जब हम तुलसी को पढ़ते हैं, जब हम कबीर को पढ़ते हैं, जब हम प्रेमचंद को पढ़ते हैं, तब हमें समझ आता है, भारत के जितने शास्त्र हैं उनको पढ़ते हैं, तो महाभारत में 2 शब्द ही तो कहे थे कुंती ने, बांट लो आपस में। ऐसे लगता है शब्दों में कुछ नहीं रखा, लेकिन वो दो शब्द थे जिसने पूरी महाभारत की रचना कर दी। द्रौपदी ने उपहास में ही तो कहा था देवर से, अंधे का पुत्र अंधा, क्या बड़ी बात थी, 4 शब्द ही तो कहे थे, लेकिन उसका क्या प्रभाव था। और वाल्मीकि ने तो सिर्फ एक शब्द ही सुना था, क्रौच पक्षी का, उनमें तो कोई ऐसी बात भी नहीं थी, कुछ अर्थपूर्ण भी नहीं था, लेकिन एक डाकू वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि बन जाता है। तो शब्दों में कितनी ताकत होती है, उसकी मतलब उसके ऊपर अगर मैं लिखूं तो शायद बहुत पूरा एक इतिहास लिखा जा सकता है, जो अब समझ में आने लगा है। और आज जब हम साहित्य के साथ राष्ट्रीय चेतना को जोड़ते हैं, तब मुझे लगता है कि वास्तव में कहाँ जाकर हम ये शब्द किस तरह से, एक एक शब्द की महत्ता कहाँ है और कैसे वो जागृत होते हैं, और कैसे उनमें ऊर्जा भरती है, और कैसे वो तख्ता पलट देने की बात करते हैं। चाणक्य ने तो
एक अपमान ही सुना था ना नंद का कि तुम ब्राह्मण, तुम क्या कर सकते हो, दिखा दिया चाणक्य ने कि वो क्या कर सकता है। तो शब्द कितने प्रभावशाली हो सकते हैं। आज साहित्य को जिस स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, बड़े अफसोस की बात है कि इतने प्रभावशाली शब्दों का उपयोग करके जब साहित्य रचा जाता है, जो साहित्य आजादी की लड़ाई लड़ सकता है, जो साहित्य समाज की बुराइयों को बदल सकता है, जो साहित्य कहीं ना कहीं राष्ट्रीय चेतना को जगा सकता है, उस साहित्य को आज हम सब भूलते जा रहे हैं। वो साहित्य कहीं ना कहीं जीवन से खोता जा रहा है। तो आज का यह प्रसंग, यह विषय इसीलिए रखा गया कि एक दिन हम हिंदी दिवस, एक दिन हम स्वतंत्रता दिवस मना लेते हैं, एक दिन हम प्रेमचंद जयंती मना लेते हैं और पूरे साल भूल जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि कोई भी कार्यक्रम इस तरह का हो कि आपके दिमाग में वो घर कर ले, और वो एक दिन के लिए ना हो, वो पूरे साल आपके दिमाग में गूंजती रहे उसकी बातें, और कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर भी वे शब्द बदलाव लाकर रख सकें। हम जान सकें साहित्य की उस महत्ता को जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, आप कितने नाम लेना चाहे, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, मतलब नामों की एक लंबी फहरिस्त बन जाएगी। इकबाल, बिस्मिल, कितने नाम ले हम। और उन सारे नामों ने जो आजादी की अलग जगाई जन जन में, उस आजादी का ये परिणाम, उसका ये परिणाम है कि आज हम आजाद हैं। लेकिन फिर से मुझे अफसोस होता है कि हमें पता ही नहीं है कि हम आजाद कैसे हुए। आज की पीढ़ी को लगता है कि वो जो 2-4 नाम आजादी में जिन्होंने मुख्य भूमिकाएं निभाई है, सिर्फ उन्हीं से आजादी मिल गई है। तो बड़ी मामूली लगती है उन्हें ये बातें। लेकिन आजादी की लड़ाई में असंख्य लोगों ने अपनी जानें दी, असंख्य लोगों ने अपनी कलमें चलाई, और उन साहित्यकारों को जानना, उन आजादी के सेनानियों को जानना, ये भी सेनानी ही थे आजादी के, साहित्यकार भी आजादी के सेनानी थे। तो उन सबको जानना और समाज जाने, आज की पीढ़ी जाने इन बातों को, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस तरह के कार्यक्रम करें, जिससे कि, और ऐसा ना सोचे कि क्या होगा। मैंने कहा ना, शब्द की बड़ी महत्ता है। एक बार कानों में कुछ चला जाता है तो कहीं ना कहीं वो आपके मस्तिष्क में अपना स्थान बना ही लेता है। तो हम अगर अच्छी बातें करते हैं, हम अगर सच्ची बातें करते हैं, हम अगर अपने इतिहास को सामने रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वह इतिहास फिर से दोहराया जाता है आज की पीढ़ी द्वारा, आने वाली पीढ़ी के द्वारा। तो उसको लेकिन हमें अभी दोहराना है। तो मैं शायद बहुत ज्यादा समय ले लूं, क्योंकि ये विषय बहुत ज्यादा लंबा है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए, आज प्रेमचंद जयंती है, उसके लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और यह कार्यक्रम 14 अगस्त तक हम चाहते हैं चलता रहे, जिससे कि 15 अगस्त जो आजादी मिली है, पता चले कि इसमें साहित्यकारों की भी कितनी बड़ी भूमिका रही है। और इसलिए आज हमारे मंच पर हमारे जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर प्रेम जन्मेजय जी, हमारी विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सरिता पांडे जी, और हमारी अध्यक्षा डॉक्टर मंजरी पांडे जी, आप सभी से हम जानेंगे कि किस तरह से साहित्य इसमें सहायक हुआ है, किसने किसने रचा है ऐसा साहित्य। और ये सब जानने के पहले, प्रेमचंद जयंती है तो निश्चित ही हम जाने प्रेमचंद क्या है। और इस प्रेमचंद को जानने के लिए अभ्युदय ने एक छोटा सा प्रयास किया था पिछले साल, एक साहित्यिक यात्रा की, लम्ही की, प्रेमचंद के गांव की, और उस गांव की कुछ झलकियां हम आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे आज के विषय को लेकर। तो डॉक्टर गीता सिंह जो हमारी कला संयोजक हैं, उनसे निवेदन करती हूँ, जब हम गए थे लम्ही, तो वो जो झलकियां थी वो आप देखें। और वहां हमने एक छोटी सी काव्य गोष्ठी भी रखी थी और बहुत प्रयास किया था, और उसमें हमारे साथ थे डॉक्टर प्रेम तन्मय जी, कमल किशोर राजपूत जी, डॉक्टर उषा श्रीवास्तव जी, और उसके अलावा निश्चित ही ये डॉक्टर अमर जी, हमारी संस्था के सह अध्यक्ष, और सुमन
जी थी हमारे साथ, सुमन द्विवेदी जी दिल्ली से, और निश्चित ही डॉक्टर मंजरी पांडे, डॉक्टर संगीता जी और डॉक्टर रचना बनारस की। उनके सहयोग के बिना तो ये यात्रा पूरी ही नहीं हो सकती थी। तो ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है गीता, और बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। आपने बहुत सुंदर कहीं कहीं से इनकी, देखिए धर्मपत्नी शिवरानी देवी जी के साथ प्रेमचंद जी बैठे हैं, और यहाँ पर उनकी सेवा करते हुए उनकी पत्नी। मुंशी प्रेमचंद, इनका नाम वास्तव में मुंशी प्रेमचंद भी कैसे हुआ ये भी एक कहानी है। वास्तव में इनका नाम मुंशी नहीं है, इनके साथ एक साथी जो जुड़े थे उनका नाम और इनके नाम के साथ मिलाकर कालांतर में मुंशी प्रेमचंद लिखा जाने लगा, किंतु इनका नाम उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ही इनका अपना नाम कहा जा सकता है, जो कि सोजे वतन के बाद इन्होंने रख लिया था। लेकिन आज भी मुंशी प्रेमचंद के नाम से ही इनका पैतृक निवास है। और देखिए यहाँ पर गुल्ली डंडा जिससे मुंशी जी खेलते थे, आज शहरों में शायद लोगों को पता ही ना हो कि गुल्ली डंडा क्या है, लेकिन गुल्ली डंडा ही वास्तव में क्रिकेट का असली रूप था। जो प्राचीन काल में हम गुल्ली डंडा खेलते थे, वो बाद में जाकर के क्रिकेट के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। बहुत सुंदर स्मृति है आपके पास। ये मुंशी प्रेमचंद जी का स्मारक है, जहाँ की हम सभी बैठे हैं। थोड़ा पहले तो एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। हाँ, नहीं अब तो काफी वहाँ बहुत सुंदर रवीश कुमार, हाँ जल्दी ये तो आप लोगों ने उसका पुनरुद्धार किया है, यादव जी के पोस्ट को देखा था। ये तो बहुत ही आप लोगों ने, ये जो हम देख रहे हैं, हाँ। ये किताब जो हम देख रहे हैं, इसमें हस्तलिखित प्रेमचंद जी के काफी दस्तावेज हैं। अच्छा अच्छा जी, जिनको कि हम देख रहे हैं, और ये यहाँ वहाँ के संभालने वाले हैं, वो यहाँ पर हैं, जो वहाँ के ट्रस्टी हैं। ये एक बड़ा सेमिनार हॉल वहाँ बना हुआ है, और ये एक लाइब्रेरी है जहाँ पर कि प्रेमचंद की सारी किताबें रखी हैं। और ये बहुत ही खास चीज है, उस सेमिनार हॉल में अलग अलग तरह की जो प्रेमचंद की जितनी कहानियां हैं, उन कहानियों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। बहुत खूबसूरत। ये सब पुस्तक में है। हाँ, देखिए ये पुस्तक में आएंगी। ये देखिए कफन कहानी का ये शीर्षक है। ये दो बैलों की जोड़ी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर, और ये गोदान की चित्र है। और ये सारे बहुत सुंदर रूप में वहाँ बड़े बड़े बनाए गए हैं। तो प्रेमचंद जी को श्रद्धांजलि देते हुए, शतरंज के खिलाड़ी हैं बिल्कुल। और ये आग सेकता हुआ, यस हाँ, और ये ईदगाह, हाँ, ये सोजे वतन जिसको कि अंग्रेजों ने सीज कर लिया था। और ये नवाब राय के नाम से लिखते थे, तो ये उर्दू में पहले ये नवाब राय के नाम से लिखते थे, इनका नाम ही नवाब राय था, तो ये उर्दू में लिखते थे। और इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में देखें मनोरमा, प्रतिज्ञा। मनोरमा मैंने नहीं पढ़ा, मानसरोवर पढ़ा था बहुत पहले, और एक कहानी मानसरोवर में इनकी सारी कहानियां संग्रहित है। प्रेमाश्रम पे अभी पूरा एक साल वो चला रहे हैं। प्रेमाश्रम पर बहुत सुंदर उनका एक जिसको कहा जाए प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी रात। तो इस तरह से सदगति कहानी भी थी इनकी, बहुत सुंदर गबन निर्मला। तो यहाँ पर हमारी डॉक्टर गीता ने पूरा का पूरा ही इन्होंने एक खाका प्रस्तुत कर दिया है। और सोजे वतन का अर्थ क्या है, देश का दर्द की एक शीख की तरह ये कहानियां जब एक छोटे से किताबचे की शक्ल में आज से 52 वर्ष पहले निकली थी, तो वह जमाना और था। आजादी की बात भी हाकिम का मुंह देखकर कहने का उन दिनों रिवाज था। कुछ लोग थे जो उस रिवाज को नहीं मानते थे। और यहाँ पर प्रेमचंद के कुछ विचार इन्होंने लिखे हैं कि मैं एक मजदूर हूँ जिसमें कुछ न लिखूं। सुंदर विचार है, यश त्याग से मिलता है, धोखाधड़ी से नहीं।
और ये लाइन मैं यहाँ पर जितने रचनाकार हैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि मैं एक दिन एक मजदूर हूँ, जिस दिन कुछ लिख ना लूं उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं। अगर हम सभी जो रचनाकार हैं इस बात को ध्यान में रखें तो बहुत सुंदर हम लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी, आपने बहुत ही सुंदर ये कुछ और विचार हैं जो मुझे पसंद है। नहीं, बहुत सुंदर, थोड़ा जल्दी कर ले जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आपने बनाया है। कुछ विचार आप रख लें जो कि समापन में भी हम दिखा सकें। सारे अभी दिखा देंगे तो समापन के लिए कुछ नहीं बचेगा। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। तो गीता जी के लिए एक तालियां जरूर होनी चाहिए, उन्होंने बिल्कुल प्रेमचंद जी का खाका हमारे सामने पीट कर रख दिया है। बहुत बहुत बधाई गीता जी आपको इतना सुंदर पीपीटी प्रस्तुत करने के लिए। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी आज की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सरिता पांडे जी को आमंत्रित करूंगी मंच पर कि वह अपने विचार आज के विषय से संबंधित जो भी कहना चाहें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबों को अभ्युदय के पटल पर सबों को नमस्कार करती हूँ। मैं सरिता पांडे आप सभी साहित्यकारों का अभिवादन और अभिनंदन भी करती हूँ। इतना कुछ बोला जा चुका है, मेरे पास बोलने का नहीं। मैं तो अभिभूत हूँ कार्यक्रम को देखकर और सुनकर, बातचीत करके। फिर भी क्योंकि प्रेमचंद की 142वीं जयंती है और राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ भी कार्यक्रम है, आजादी का 75वां वर्ष मनाया जा रहा है, तो हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। आजादी का 25वां सालगिरह में छपरा में थी मैं, उस समय मनाया गया था। और 50वां में भागलपुर में रेडियो का नाटक हुआ था, तो उसमें मैं स्टेज पर थी। तो वो सब सौभाग्य। और 75वें में मेरा भी प्रमोशन हो रहा है कि हम आप लोगों के बीच में बेंगलोर में, तो अभ्युदय अपनी संस्था को ही नहीं आगे बढ़ा रहा है, कलाकारों को भी, साहित्यकारों को भी, उनको आगे बढ़, उनका भी उन्मेष हो रहा है लोगों से मिलने जुलने के लिए। तो मेरा मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर प्रकृति कुछ ना कुछ क्षमता देती है। हम अपने क्षमता का उपयोग किस रूप में करते हैं और कितना कर पाते हैं, ये उस व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। अपने कृतित्व के कारण ही प्रेमचंद को इतने वर्षों के बाद भी हम जान रहे हैं, याद कर रहे हैं। जो खासियत उन्हें थी अब तो वो सब में भी हो सकती थी, सबने लिखा भी है, लेकिन प्रेमचंद की ऊंचाई को पाने में मुश्किलें हैं, क्योंकि जैसी साधना उस तरह का फल मिलता है। तो उन्होंने समाज में जो देखा, जो भोगा, उसी को लिखा, सत्यनिष्ठा से लिखा। और जो एक साहित्यकार के अंदर, एक आदमी साहित्यकार कब बनता है, उसके अंदर व्यवस्था के विरुद्ध जब बात होती है, विद्रोह जागता है, तब वो कवि या लेखक या व्यंग जो भी कहे, साहित्य के सारी विधाओं में वो अपनी पहल करता है। जैसे आपने कहा ही याद दिलाया, वाल्मीकि रत्नाकर से हुए, उसके क्रंच पक्षी के दुख से प्रभावित होकर के उन्होंने लिखना शुरू किया। उसी तरह से सब प्रेमचंद भी उतने ही संवेदनशील लेखक रहे, बचपन से ही संवेदनशील थे। और इसलिए हम देखते हैं, ऐसा अनुमान, मेरा अनुमान है कि शायद बचपन में ही वो बीज उनमें प्रस्फुटित हुआ और वो ईदगाह की रचना हुई आगे चल के। या जो भी निर्मला देख लें, निर्मला में जो आम परिवार में देखा जाता है, या हम समाज में रहते हैं तो समाज में विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, तो वो सब करते हैं। तो इसलिए उस ऊंचाई तक पाने के लिए जो लिखो, सार्थक लिखो और सच लिखो, बिना डरे लिखो, निर्भय होकर गलत का विरोध करने की क्षमता जिसमें है वही साहित्यकार। भले वो लिख पाए ना लिख पाए, पहले तो लोगों को लिखने का ज्ञान भी नहीं था। जैसे कबीर कितने बड़े संत क्यों हुए, अपने अनुभव को, अपने अनुभव से, या जो पाखंड था समाज में उसके विरुद्ध उन्होंने लोगों को कहा, समझाया। बहुत सारा विरोध भी झेला होगा अपने समय में। तुलसी को भी विरोध झेलना पड़ा अपने समय में।
लेकिन पाखंड पर जब प्रहार कीजिएगा तो उसका दंश तो झेलना पड़ता है, लेकिन जो सच है तो सामने बाहर आता है और लोग समझने वाले समझ जाते हैं। वो तो अनपढ़ थे जो कि कबीर के विषय में है कि मसी कागज छुए नहीं कलम गई हो नहीं हाथ, उस आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि कबीर के समय थे नहीं तो जो क्या हुआ सब जो प्रचलित है उनके विषय में। फिर भी वो उतने बड़े साहित्यकार, समाज के उद्धारक, पाखंड पर का खंडन उन्होंने किया। प्रेमचंद भी उसी ऊंचाई के है, विधा अलग अलग जो हो सबकी। हमारे संतों ने इस देश, अपने देश को, अपने राष्ट्र को सर्वोपरि माना है। सबसे पहले जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये शायद वेद में उद्धृत है, और वो वेद में रामायण में शायद वाल्मीकि ने इसका उल्लेख किया है लक्ष्मण वाले प्रसंग में। तो उसमें अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए, क्योंकि इस प्रोग्राम इस पर भी आधारित है, राष्ट्रीय चेतना पर, साहित्य और राष्ट्रीय चेतना। साहित्य की जितनी भी विधा है वो राष्ट्रीय उन्मेष के लिए, समाज ही राष्ट्र का रूप होता है। जैसा समाज उस तरह का राष्ट्र बनेगा। और मेरा मानना है कि हमारे साहित्य में जो कुछ भी आता है वही उसी से हमारे राष्ट्र की छवि बनती है। वो जितने आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, ये सब जितने हैं अपनी रचनाओं के आधार पर ही उनको आंका गया है। और उस समय जो होता है उस तरह की रचनाएं उभर करके आती है। उसमें जो स्वीकार योग्य बातें नहीं होती हैं उनका खंडन होता है, लोग विचार करते हैं। लेकिन मूलतः साहित्य में वो शक्ति है कि वो समाज को बदल सकता है, उसका दिशा निर्देश कर सकता है। तो इसलिए साहित्यकारों के कंधे पर बहुत बड़ा दायित्व है। तो हम ऐसा लिखें जो सार्थक हो, समाज के उत्थान में उसको दिशा निर्देश दे सके, ऐसा लिखें। विरोधी बातें न लिखें, गलतफहमी में नहीं। जैसे आजकल युवा वर्ग बहुत भटक रहा है, तो उस भटकाव को रोकने के लिए ऐसा सृजन करें जो न केवल उनका उत्थान हो, वो गलत राह में जाने से, भटकने से बचें, अपने देश का सम्मान दिलाएं। जैसे जितनी मेहनत और जितना परिश्रम और ईमानदारी आज के दिनों में दिखाई दे रहा है, तो उसकी नेतृत्व तो बहुत मजबूती से दिखाई पड़ रहा है। तो जैसा बड़ा करता है छोटा उसी के अनुसार अनुगमन करता है उनका। तो अपने साहित्य के इसमें अपनी जो भी क्षमता है, जो लिखने की कला है, उससे समाज के उत्थान में सहायक हूँ, मेरा मानना है। और उसी दायित्व से जब जैसी रचना होती है आदमी करता है, लेखक करते हैं। और हम जो बातें मुझे बहुत पसंद, कुछ गीत के पंक्ति हैं, मतलब फिल्म से जो लिए हुए हैं राष्ट्रीय चेतना के लिए, जो सब है जिन्होंने लिखा है पुराने लोग, उसमें बस पंक्ति बता सकती हूँ, क्योंकि किनका लिखा, किनका धुन बनाया हुआ, किसने गाया, गायक का नाम तो याद रह जाता है। लेकिन जैसे ये जो प्रायः स्वतंत्रता दिवस इस सब में जो बजता है गीत, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, पुकारती है ये जमीन आसमां शहीद हो। भगत सिंह वाला फिल्म, जो मनोज कुमार वाला जो फिल्म था, हम लोग बच्चे थे उस समय देखे थे, तो जोश भर जाता था, भगत सिंह मेरा हीरो बन जाता था। उस समय सोचते थे कि भगत सिंह जैसा बच्चा हो। उस समय बुद्धि यही काम करता था। जज्बा, पुस्तकें थी घर में, पिताजी चूंकि साहित्य का माहौल था घर में, तो पढ़ के तो वो सब पंक्ति जो आज अपने बच्चे तो बड़े हो गए, बच्चों के बच्चों को सिखाने की बात है। मेरा रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिसे पहन झांसी की रानी लुट गई अपनी आन पर, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे। फिर एक हकीकत फिल्म का गीत है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उस गीत, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं।
तो ये सब पंक्तियां, या फिर कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, ये जिंदगी जो है वो सब उसी के लिए है, अपने देश के लिए, राष्ट्रहित के लिए ही हम जिए, उसी के लिए सोचे, उसी के, क्योंकि वही हमारा देश ही हमारी पहचान है। एक और है, यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का याद क्या कहना। और वो कोर्स में जो पुष्प की अभिलाषा जो थी, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तू फेंक, मातृभूमि राष्ट्रभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए भी रहने। तो ये सब जितना है, समाज आज बिखराव की स्थिति में है, लेकिन आजकल कुछ जुड़ने, एक दूसरे को जोड़ने की स्थिति है। अभ्युदय संस्था भी वही काम कर रही है, समाज में आपस में जोड़ने का काम कर रही है। अंतरराष्ट्रीय फलक से भी लोग, जो शहर के लोग हैं या विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न प्रांतों के लोग सब है, सबको जोड़ रही है अभ्युदय संस्था। तो सब इसके लिए, इसके आगे बढ़ने के लिए, और सभी साथियों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैंने समय लिया। देख नहीं पा रही हूँ कि इतना समय, आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामना अपने आजादी के 75वें वर्षगांठ के लिए, और प्रेमचंद जन्म का जो 142वां वर्ष मनाया जा रहा है, इस समारोह में भाग लेने के लिए सबका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सरिता पांडे जी। आपने उन गानों के जो पंक्तियां बताई, वो सच में वास्तव में जोश भर देने वाली ही पंक्तियां हैं, और उन पंक्तियों को सुनकर वास्तव में अगर किसी में जोश ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो राष्ट्रीय चेतना की जब हम बात करते हैं, तो साहित्य का इन पंक्तियों के रूप में ही देखिए किस तरह से योगदान होता है। बहुत अच्छी बात आपने कही, और आपका पुनः पुनः धन्यवाद देते हुए अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रेम जन्मेजय जी को। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ अभ्युदय के इस पटल पर। डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ। अब आप मुझे सुन रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रही हूँ। मतलब दो तरफा, एक तरफा नहीं है? जी बिल्कुल दो तरफा है। एक तरफा तो होता रही ना, एक हाथ से ताली नहीं बज पाती। जी बिल्कुल स्वागत है प्रेम भाई का। धन्यवाद आपका बहुत बहुत इंदु जी। और मुझे लगता है कि आपका ये कार्यक्रम जो है अनेक बधाइयों के समय का कार्यक्रम है। प्रेमचंद जयंती है, स्वतंत्रता के 75वें जो महोत्सव है उसका समय है, और एक ये भी है कि प्रेमचंद कथन और समय जो है उसका आपने और मंजरी पांडे जी ने उसका संपादन किया है, आज उसका लोकार्पण है। तो कह सकते हैं कि प्रसन्नता की त्रिवेणी बह रही है, और इसके बीच में कहीं कहीं हरियाली भी है। हरियाली आप इस पटल पर है, ये सबसे प्रसन्नता की बात है कि आपको सुनने का हमें सुअवसर प्राप्त हो रहा है। यार वही है ना, ताली दोनों तरफ, दोनों हाथ से बजती है, दोनों तरफ प्रसन्नता है। यार अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक साहित्यिक सामाजिक संस्था, जिससे पहले भी जुड़ा था और आज भी जुड़ के अच्छा लग रहा है, और आप अध्यक्षा हैं उसकी, इंदु झुंझुनवाला जी। आपके सह अध्यक्ष अमरनाथ अमर जी हमारे बहुत पुराने मित्रों में हैं, और उन्हीं के कारण मैं इससे जुड़ा भी था। और मुख्य परामर्शदाता आपके डॉक्टर प्रेम तन्मय शर्मा जी, और जो मेरे हम नाम है, अभी बात हो रही थी कि 4 प्रेम है यहाँ पर, और आप सब लोग। और मैं इस समय सबसे पहले तो अनेक लेखकों की पाठशाला रहे और अपनी कालजयी रचनाओं के माध्यम से आज भी प्रासंगिक प्रेमचंद जी को उनकी जयंती पर प्रणाम करता हूँ। आपने विषय बहुत अच्छा लिया है, साहित्य और राष्ट्रीय चेतना, बहुत महत्वपूर्ण विषय, पर उतना ही व्यापक है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब से मनुष्य चेतना संपन्न हुआ है और उसने समाज निर्मित किया है, ये विषय तब से है। और ये कह सकते हैं कि एक विशाल सागर है। इस विषय की अगर हम चर्चा करें तो एक विशाल सागर के रूप में आती है। तो मुहावरा है कि गागर में सागर भरना, और मुझे तो यहाँ लगता है जो समय है उसमें लोटे में सागर भरना होगा।
इतनी समय में जो बात कहनी पड़ेगी। मुझे लगता है ये विषय हमारे वर्तमान को अतीत से जोड़ने वाला है, जो अभी आपने बात की, और इसीलिए हर युग में प्रासंगिक है। हम राष्ट्रीय चेतना को एक समय में एक बंधा हुआ समय नहीं है इसका, क्योंकि ये एक निरंतर प्रवाहित गंगा जल है। तब बहुत पहले से लगातार निरंतर हर समय की राष्ट्रीय चेतना का स्वर एक होता है, पर उसके रूप बदलते हैं। अब जब हम कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो राष्ट्र का दर्पण भी है ही, और उसकी चेतना लेखक की सोच का हिस्सा बनेगी ही, क्योंकि कहते हैं कि राष्ट्र जो है वो विचार से बनता है, देश भूमि से बनता है, और राज्य देश भूमि और संविधान से बनते हैं। ये सांस्कृतिक सभ्यता, साहित्य और साहित्य, ये सब हमारे अतीत से जुड़े रहते हैं, बस चाहे संस्कृति हो, चाहे सभ्यता हो, चाहे साहित्य हो, ये अतीत से आज तक का एक पुल निर्मित करते हैं। और अब आप देख लें कि इन विषयों पर ऋषि मुनियों से लेकर आज तक के बुद्धिजीवी, तब भी चर्चाएं हुई थी। अभी बीच में बात हुई थी, यहाँ पर चाणक्य की भी बात हुई थी। उस समय किस तरह से शक और हुणों से लड़ा जा रहा था। और ये हमारी मूलतः जड़ें हैं। और टैगोर ने कभी कहा था कि मिट्टी के बंधन से मुक्ति पेड़ के लिए आजादी नहीं होती है। तो इसीलिए वो जड़ें जुड़ती हैं। और पर मुझे एक और भी चीज लगती है, जब हम अतीत और वर्तमान की बात करते हैं तो उसके हम अपने भविष्य से भी उसको जोड़ते हैं। पर कितना अतीत, कितना वर्तमान, कितना भविष्य, इसके बारे में मुझे ध्यान आ रहा है कि कभी विवेकानंद ने एक भाषण दिया था, शायद ढाका में, कि उन्होंने कहा था कि शायद ये सही है कि प्राचीन काल में हमारे ऐसे अनेक ऋषि महर्षि थे जिन्होंने साहित्य का साक्षात्कार किया, और बहुत हम अतीत के बारे में बातें करते हैं, किंतु प्राचीन गौरव के स्मरण से वास्तविक उपकार हमारा तभी होगा, ये उन्होंने कहा था, कि जब हम भी उनके सदृश ऋषि हो सके। हम सिर्फ उनको याद करके नहीं, उनके जो जीवन मूल्य हैं उनको अपना सके। भूतकाल में हमारी उन्नति हुई होगी, वो इस बात को कहते हैं, और गौरव का अनुभव भी होता है, पर वर्तमान अवस्था को देखकर हम दुखी भी होते हैं। और भविष्य में जो होगा, अब देख लीजिए, जिस तरह पर्यावरण की दृष्टि से मानवता में संकट आ रहा है, जिस तरह जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो ये चीजें जो है, इस चीज को भी हमें ध्यान देना होता है। और क्यों कारण है, जब उन्होंने बातें कही, चाहे अतीत और भविष्य और वर्तमान, तीनों चीजों को हम जोड़ते भी हैं, कि पर प्रत्येक युग की परिस्थितियां अपने समकालीन साहित्यकार पर प्रभाव डालती हैं, और साथ ही प्रत्येक युग के साहित्यकार अपने आने वाले युग को प्रभावित करते हैं। अब जो भारतेंदु का समय था, प्रसाद का समय था, प्रेमचंद का समय था, कुछ जीवन मूल्य आते हैं जो उसी तक सीमित होते हैं, और कुछ जीवन मूल्य होते हैं जो आज तक सीमित आज आ जाते हैं। अब जैसे प्रेमचंद के कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रेमचंद के समय में भी थी और आज भी, अगर आप देखें प्रेमचंद के समय में उनके रूप बदल जाते हैं। प्रेमचंद के समय में अगर आप देखें तो सूदखोर बनिए हैं, और शोषण करने वाले किसान को किस तरह से चूसते हैं, और आज के समय में देख लें, जो भी गरीब है, जिसको भी जरूरत है, जिसको भी आवश्यकता है, उसके लिए क्रेडिट कार्ड हैं, ऋण देने वाले लोग हैं, किस तरह से आपको लूटते हैं। तो ये रूप चाहे बदल जाते हैं, पर कुछ समस्याएं जो है, शोषण की समस्या, आज भी किसान की जो हालत है वो होरी से अलग नहीं है, या वो प्रेमचंद के समय से अलग नहीं है। आज भी हम लगातार देखते हैं किस तरह से उनकी भी अभी भी वो वंचित जो है हमारे समय का, चाहे उसको 5 साल बाद चुनाव होते हैं तो उसको खूब सारी चीजें मिल जाती हैं और आश्वासन मिल जाते हैं, पर अभी भी वो 2 रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाया। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 रोटियां बना ली है। तो ये समय उस समय भी ऐसा ही था, और आज भी वो मुझे लगता है वो समय है। तो ऐसे में सजग और चिंतन साहित्यकार जो होता है, वो अपने लेखन से परिचित तो होता ही है, पूर्ववर्ती लेखन के प्रति भी सजग रहता है, उसका अध्ययन करता है, और अपनी विचारधारा को भविष्य तक ले जाता है।
प्रेमचंद ने भविष्य के बारे में उनकी कहानियां, उनका कहा हुआ आज भी इसीलिए प्रासंगिक है कि उन्होंने अपने अतीत को भी देखा, अपने समकालीन को भी देखा और भविष्य के लिए भी सोचा। अगर आपको ध्यान हो राष्ट्रीय चेतना की जब हम बात कर रहे हैं तो एक हुए थे शायद 1870 या 71 में अविनाश यानी, जिनको अवनी ठाकुर भी कहते थे, उन्होंने ना केवल भारतीय राजनीति में जागृति पैदा की बल्कि उन्होंने साहित्य और कला के क्षेत्र में भी भारतीय मेधा का परिचय करा, जिसको हम चेतना कहते हैं, उसका परिचय उनसे करा। और इनके प्रयास से देश में नई राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हुई थी और इसके कारण ही अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध को मजबूत करने का ये सारी उनकी चेतना जो है अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध को मजबूत करने का कारण भी बनी। अभी खूब सारे फिल्मी गीत और के बारे में और बहुत अच्छे राष्ट्र प्रेम से भरपूर चर्चा भी की गई गीतों की। और हम जानते हैं जब हम राष्ट्र प्रेम की भी बात करते हैं तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हम लोगों को याद आते हैं, और जिन्होंने कहा था जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बहुत सुंदर। तो ये इस तरह से, और ये बहुत लंबी, मतलब ये नहीं है कि अगर मैं ये कहूँ कि या आप लोग कहें कि भैया ये धारा सिर्फ उस समय थी या ये धारा जो है अब नहीं है। क्या होता है कि हम परिवार में भी देखते हैं कि कुछ आवश्यकताएं हमारी बदलती चली जाती। हमारा परिवार इस समय वो नहीं है जो हमारे पिता का परिवार था, मेरे पिता का परिवार वो नहीं था जो मेरे दादा का परिवार था। मेरे समय में, इसीलिए जब परसाई की बात करते हैं कि परसाई ने व्यंग्य किए, तो मैं कहता हूँ उनकी व्यंग्य की सीमाएं भी हैं। परसाई के समय व्हाट्सएप नहीं था, परसाई के समय में फेसबुक नहीं था, परसाई के समय में मोबाइल नहीं था, वो नहीं समझ पा रहे थे कि इसकी विसंगतियां क्या है। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि हर युग में, अब जैसे अगर हम भारतेंदु युग को लें तो उस समय की परिस्थितियां अलग थी और उस समय के लक्ष्य अलग थे। उस समय कुरीतियों पर, मतलब धर्म के पाखंडपूर्ण अभिनय को लेकर, और या जो उनके जो अगर प्रहसन देखें, अब बाल विवाह को लेकर, अंधविश्वासों को लेकर, पाश्चात्य अंधाकरण को लेकर, बेरोजगारी तो आज भी है, विदेशी शासन को लेकर, ये सब जो है विकृतियां उसमें दिखाई देती हैं। तो उन विकृतियों को लिया भारतेंदु ने, और हम जानते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, जिसकी आप चर्चा जानते हैं किस तरह से। मैं अपनी बात कह रहा हूँ तो क्योंकि मैं भारतेंदु से और उनके प्रहसन और व्यंग्य की बात कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि व्यंग्य का विद्यार्थी और इस विषय को उस व्यंग्य के चश्मे से देख रहा हूँ। तो मुझे अपराधी मत कहिएगा कि मैं सीमित हूँ, क्योंकि तुलसी ने भी कहा है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन सैसी। तो मैं भी इस विषय को अपने हिसाब से देख रहा हूँ। तो खैर मैं कह रहा था कि भारतेंदु का प्रहसन जो था अंधेर नगरी, वो राष्ट्रीय चेतना संपन्न है। और आप जानते ही हैं कि इस प्रहसन की कथा जानते हैं कि कैसा अंधेर है कि फांसी अपराधी को नहीं होती, उस व्यक्ति को खोजा जाता है जिसके गले में फंदा फिट हो। तभी तो चेला कहता है उसमें एक जो है, इसमें दो बातें। अब देखिए वो समय और आज के समय में क्या कोई अंतर नहीं होगा। राजा बदल दीजिए सिर्फ, उसकी जगह किसी को भी डाल सकते हैं हमारे समय के लोगों को। इसमें दो बात हैं, एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता नहीं है, राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता नहीं है। दूसरे किसी को पकड़े वह ना जाने क्या बात बनावे, हम ही लोगों के सिर पे कहना गहराए रहे, और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है। इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इसी से तुम्हें फांसी देंगे। तो फांसी का कारण कुछ और है। तो ऐसे ही अगर आप देखें उस समय बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन का शासन, अभी बात भी हो रही थी, उस काल में भारतीय जनता की दुर्दशा को प्रकट करने के लिए उन्होंने रचनात्मक लेखन किया। और शिव शंभू के चिट्ठे देखिए, आप पढ़िए कभी तो समझ आएगा कि कितना साहस था, किस तरह से उसमें लिख रहे थे उसके लिए लॉर्ड कर्जन के खिलाफ। और उसमें वो लॉर्ड कर्जन पे धीरे कर पर सीधे प्रहार करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे माई लॉर्ड, अब माई लॉर्ड की जगह किसी को भी नेता को ले सकते हैं, अपने समय के मुख्यमंत्री को ले सकते हैं। तो हमारे माई लॉर्ड जब से भारतवर्ष में पधारे हैं, बुलबुलों का स्वप्न ही देखा जा रहा है, या सचमुच कोई करने के योग्य काम भी है आपके पास? खाली अपना ही ख्याली पुलाव पूरा किया है
या यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन किया? एक बार ये बातें बड़ी धीरता से मन में विचारिए, आपकी भारत में स्थिति अवधि के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो चुका होगा। अब देखिए, उनसे भी कह रहे हैं 5 वर्ष पूरे। तो देश के लॉर्ड कर्जन से वो 5 वर्ष का हिसाब मांग रहे हैं, और 5 वर्ष का हिसाब मांगने का सवाल हमारे सामने आज भी है। तो मैं बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूँ, मुझे समय का ध्यान। आराम से बोलें, अच्छा लग रहा है। तो और दूसरा, मैं जैसे प्रेमचंद के बारे में भी बात कर रहे हैं, और मैंने प्रेमचंद पे एक मेरा डिसर्टेशन भी था जो छपी भी है, प्रेमचंद की कहानियों में सामाजिक परिवेश, तो उसमें भी मैंने प्रेमचंद को अलग तरह से देखा। और अभी आपने लम्ही का दिखाया तो मुझे याद आ गया कि मैं भी जब गया था वहां पे कार्यक्रम हुआ था, तो सामाजिक विषमताओं के प्रति विशेष रूप से प्रेमचंद सजग थे, और उनकी प्रशंसा की जाती है। और उनका सोजे वतन, जिसकी अभी आपने चर्चा की कि उसको जब्त हो जाना, तो बहुत बड़ी बात है, राष्ट्रीय चेतना संपन्न कितनी है। और प्रेमचंद ने जो है अपने धरातल, उनका एक मानवतावादी दृष्टिकोण था। मतलब आप कोई भी, चाहे आदर्शवादी यथार्थवादी कुछ भी कहते रहे, पर एक मूल्य जो उनका आरंभ से नहीं छूटा, चाहे वो आदर्शवादी रहे, चाहे बाद में आके पूस की रात, कफन इत्यादि से यथार्थवादी दृष्टिकोण गया, पर मानवतावादी दृष्टिकोण उनका कहीं नहीं छूटा। निरंतर एक मानवतावादी दृष्टिकोण आपको उसमें दिखाई देगा। और इसी कारण से वे अपनी कृतियों में आपको, मुझे लगता है कृति वही जीवंत होती है, वही आगे चलती है जिसमें लेखक विद्यमान होता है, जिसमें लेखक भोक्ता होता है, जिसमें लेखक ये नहीं होता है कि वो दूर से बैठ के राह किनारे बैठ देख रहा है, वो एक पर्यटक की तरह चीजों को देख रहा है, समुद्र को। वो गोताखोर नहीं है जो समुद्र के अंदर जाके देख रहा है, उसका हिस्सा बन रहा है। आप समुद्र को बाहर से देखते हैं, आप उसका हिस्सा नहीं है, पर जब समुद्र के अंदर जाके गोता मारते हैं तब उससे ऐसे ही लेखक को होना चाहिए कि वो बाहर से चीजों को न देखे, अपनी कृति का हिस्सा बने। और मुझे लगता है कि यही चीज जो है प्रेमचंद की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, कि वे अपनी कृति का हिस्सा थे। वो अपनी कृति को, लगता था कि जैसे वो हमारी कहानी, प्रेमचंद की कहानी है, और उनका रूप भी हम देखते हैं कि किस तरह से है। बहुत कमल किशोर गोयनका जी ने उन पर बहुत काम किया है, बहुत सारी चीजें उसमें, वो अलग हो जाएगा। फिर हम ये देखते हैं कि प्रसाद को आप देखिए, प्रसाद के अगर हम उनके नाटक देख लें, वहां पर किस तरह से राष्ट्रीय चेतना संपन्न है। उसमें नाटकों में गीत है, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पर पहुंच अनजान चितित को मिलता है एक सहारा। और इसी तरह से प्रसाद जो है एक चिंतनशील सजग साहित्यकार है, और वो उस समय की, अपने समय को नाटकों में अतीत में देखते हैं, गुप्तकालीन समय में देखते हैं। तो वो उस तरह का उनका था। और उनके नाटकों में मैंने जो शोध भी किया उनके नाटकों को लेकर, कि व्यंग्यपूर्ण चित्रण जो प्रसाद में है। और मैंने एक बार पहले भी शायद कहा था कि अगर नारी शक्ति को देखना है, व्यंग नाटक के रूप में देखना, तो अब ध्रुव स्वामी पढ़िए तो आपको समझ आएगा। तो ये राष्ट्रीय चेतना हमारे यहाँ अगर देखिए कि इतने युद्ध हुए। अब मैं समाप्त कर रहा हूँ, समाप्ति के ऊपर आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने कहा कि इसलिए भटकने का खतरे भी रहते हैं कि अब मेरा लोटा भी भरता जा रहा है, जिसको जल्दी समाप्त करूंगा। तो मेरा ही कहना है कि जैसे आजादी से पहले की लड़ाई हमारी अलग थी, राष्ट्रीय चेतना अलग थी। उसके बाद आजादी, स्वतंत्रता के बाद हमने युद्ध लड़े, और उस युद्ध में आप देखेंगे जब युद्ध होते हैं तो खूब सारे जो है हमारे वीर रस के कवि पैदा हो जाते हैं। आज कोई वीर रस का कवि कम दिखाई देगा, तो वीर रस के कवि उत्पन्न हो जाते हैं। 62 की लड़ाई हो, हमने तो, मैं तो कहता हूँ कि मैं वो हूँ जिसने जो मेरी पीढ़ी लालटेन से लेके कंप्यूटर तक आई है, तो हमने उस समय की चीजों को देखा है। तो हमारे समय में मैंने वो युद्ध भी देखे, मैं अब शांति का समय भी देख रहा हूँ। मैंने वो समय देखे हैं कि जब जो है दूध की बोतलें रख के रात को चले जाते थे, दूध नहीं मिलता था, लाइन बोतलों हम नहीं लगते थे, बोतलें हमारी लाइन में लगती थी। आज समृद्धि है, सुख है। तो ये सारी चीजें हमने युद्ध देखे, 62 का, 65 का, 71 का युद्ध देखा, और उस युद्ध में हमने देखा राष्ट्रीय चेतना कैसे विकसित होती है। तो राष्ट्रीय चेतना ये ऐसी नहीं है कि सो गई, हमारे अंदर है। वो मैंने कहा अंतर सलीला है, वो बहती है, और कहीं ना कहीं किसी अन्य रूपों में हमारे सामने आती है। जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो वो भी हमारी एक राष्ट्रीय चेतना है। जब राष्ट्र विकास की बात करते हैं तो वो भी एक हमारी चेतना है। अंत में एक बात कहूंगा
कि हम साहित्य की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, साहित्यकार की बात करते हैं, साहित्यकार की भूमिका की बात करते हैं, तो मुझे बहुत कष्ट होता है कि राष्ट्र साहित्यकार के बारे में कम सोचता है। जो आपको विचार दे रहा है, जैसे गांधी जी ने भी कहा कि 2 नाटकों ने उनके जीवन को बदल दिया। अनेक लोग लेखकों के बारे में कहते हैं, पर हमारे यहाँ पर राजनेताओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है, साहित्यकार को बिल्कुल नहीं दिया जाता है। इतने साहित्यकार, और अभी जब एक बार मैं लंदन गया था वहाँ पर, तो वहाँ पे चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन था, उसके भागीदारी में गया था लंदन उच्चायोग के निमंत्रण पर। तो वहाँ एक जगह है स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन, उसकी यात्रा पर भी गया था। ये क्या है? ये विलियम शेक्सपियर की जन्मस्थली है। अब आप देखिए, उनका जन्म 1564 में हुआ था, और वो जन्मस्थली क्या, अगर आप जाके देखें तो वहां जैसे भी बहुत छोटे में आप दिखा रहे थे ना, प्रेमचंद की कृतियां हैं, प्रेमचंद की ये उनकी वो बनी हुई है, बहुत छोटा सा परिसर है, वो एक पूरा गांव है, और जिसके हर चौराहे पर आपको प्रेमचंद के, उसके शेक्सपियर के चरित्र मिलेंगे। उसके पास बहुत अच्छी झील बनाई हुई उन्होंने, तो पूरा एक ऐसा, तो वहां लगता है कि लेखक का सम्मान क्या है। पर वो 1564 में पैदा हुए, उनका सम्मान हो रहा, 1497 में कालिदास पैदा हुए, लगभग 130 ईसा पूर्व उसे, मतलब उनसे, तो उस समय कालिदास उससे 100, मतलब कालिदास का समय 170 ईसा पूर्व माना जाता है। पर कालिदास की हमने क्या देखेंगे, अगर भोपाल वगैरह वहां पे चले जाए, उज्जैन में, तो वहाँ कालिदास की जो है आपको वो मिल जाएगी, जहाँ जिसकी कोई देखरेख नहीं होती है, जिसका किसी से निर्माण नहीं होता। तो साहित्यकारों के प्रति ये जो दृष्टिकोण है, जब हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जब हम राष्ट्रीय चेतना की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि हम लोगों को, मतलब जो भी शासन है या प्रशासन है, जो भी है, उसको सोचना चाहिए कि जो राष्ट्र के बारे में जो सोच रहे हैं, उनके बारे में भी सोचा जाए। ये बहुत कम है, मतलब ये चेतना अब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। मुझे एक लगता है कि एक समय था कि जो लोग थे सत्ता में, जो लोग बैठे होते थे, वो बुलाते थे, करते थे। एक समय में बच्चन, ये लोग सब जो है मिलते थे, सब लोगों का एक पुल का निर्माण हुआ था, पर वो धीरे धीरे वो पुल जो है टूटता जा रहा है। अब जो है धीरे धीरे बस ये है कि उनको छोटे मोटे पुरस्कार या उस तरह संस्कृति बात की जाती है, उस तरह का सम्मान नहीं होता। क्या बहुत सारे सवाल मेरे मन में एक व्यंग्यकार के में उठते रहते हैं, तो वो मेरे साथ थे, मैंने आपके साथ बांटे, और मैंने, मुझे लगता समय ज्यादा ले लिया जो नहीं लेना चाहिए था, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी नहीं, हूँ। बिल्कुल भी समय ज्यादा नहीं लिया, बल्कि जी। मुझे ये लग रहा था कि आपको हमने बहुत कम समय दिया, आपको नहीं, नहीं, सुनकर इतना आनंद आ रहा था, वो मुझे लगा आपके साथ एक अलग से चर्चा रखनी चाहिए। मैं ये था कि मैं पैदल चलने की सोच रहा था कि धीरे धीरे बोलते हुए पैदल चलूंगा, पर मुझे 100 मीटर की रेस भागनी पड़ी कि जल्दी जल्दी अपनी बात कह दूं। चलिए, धन्यवाद। नहीं, बहुत, आज तो जैसे कि आपने सिर्फ एक आउटलाइन ही खींची है, तो मुझे लगता है कि आप से जरूर इस बारे में बहुत बात चर्चा की जा सकती है, और बहुत आनंद आएगा आपको सुनकर। वास्तव में बहुत आनंद आया, और कुछ चीजें आपने बड़ी बेबाकी से कही, जैसे कि आपने जब साहित्यकारों के सम्मान की बात कही, और जिनके बारे में, जिस राष्ट्र के बारे में सबसे ज्यादा जो सोचता है, उसके बारे में ही राष्ट्र सबसे कम सोचता है। आज की तो वास्तविक स्थिति यही है, जो आपने विलियम शेक्सपियर के लिए बताया, हमने भी पहले सुन रखा है। और आज भी जो प्रेमचंद के स्थल की जो मैंने झांकियां दिखाई, वो भी इसलिए है कि बाद में कुछ लोगों ने उस पर प्रयास किया है, नहीं तो वहां भी वो स्थिति नहीं होती। तो खैर, ये तो उस साहित्यकार की बात है जो कि अब नहीं है, लेकिन आज के जो हैं साहित्यकार, उनकी स्थिति क्या है। अगर आप व्यंग की बात करते हैं, तो किसी ने कहा, भाई तुम क्या करते हो? बोले, मैं कवि हूं, तो करते क्या हो? तो सवाल ये उठता है कि अगर आप साहित्यकार हैं, तो क्या हैं आप? कुछ नहीं है। तो ये दृष्टि जो बन गई है, और खास करके अभी रेडियो दूरदर्शन में सब जगह जो है, साहित्य के कार्यक्रमों को ही कहीं ना कहीं खत्म किया जा रहा है। ये नहीं सोचा जा रहा है कि जितनी फिल्में बन रही है, जो पत्रकारिता, जितना भी विधाएं हैं, वो सारी साहित्य की ही विधाएं हैं, लेकिन जिस रूप में वहां पर साहित्य रहना चाहिए, वो सारी जगह मुझे लगता है कि अब राजनीति ने और कहीं ना कहीं एक सस्ते मनोरंजन ने ले लिया है।
तो और वही बात है, सम्मान दे करके छोटे मोटे और इस तरह से हम किसी तरह अपने दिल को बहला रहे हैं, मुझे हमेशा ऐसे लगता है। तो बहुत 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 सुंदर लगा आपका ये वक्तव्य। आपके वक्तव्य की इतनी सारी बातें थी कि मैं लिखती गई तो मेरे पन्ने भर गए हैं और लग रहा है कि बहुत कम सुन पाई हूँ। तो अब मंच के अब इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं और उसके पहले मैं चाहूंगी कि डॉक्टर प्रेम तन्मय जी, जो कि हमारी संस्था के मुख्य कहने के लिए मुख्य परामर्शदाता है, लेकिन इस संस्था के मुख्य पिलर है, और डॉक्टर प्रेम तन्मय जी, मैं चाहूंगी कि इस कार्यक्रम पर, उद्घाटन सत्र पर, आज की जयंती पर आप जो भी अपने 2 शब्द हमारे सामने जरूर रखें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद इंदु जी। सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने आज जिन मुख्य अतिथि को आमंत्रित किया, उन्होंने हमारी तृष्णा, हमारी प्यास और बढ़ा दी कि हम लोग और बात करते तो ज़्यादा अच्छा होता। बिल्कुल बिल्कुल सही। और आपके व्यंग्य की धार को तो हम लोग पढ़ते रहे हैं, लेकिन व्यंग्य की धार को सुनने का अवसर जरा कम मिलता है, वो हमें यहाँ पर मिलता। अगर आपको और ज़्यादा वक्त थोड़ा और मिलता तो हम ये चाहेंगे कि एक सत्र हम आपके व्यंग्य पर रखें और आप व्यंग्य विधा पर बात करें और व्यंग्यकारों के बारे में बात करें, तो बहुत ज़्यादा जो है हमें उसका लाभ मिलेगा। डॉक्टर हरिशंकर परसाई से लगा करके और आगे के व्यंग्यकार और उसके बाद के व्यंग्यकार और वर्तमान के व्यंग्यकारों पर भी हम लोग चर्चा करें तो बहुत उत्तम रहेगा। और बहुत प्रसन्नता का विषय है कि अभी 1 मिनट रोकता हूँ मैं आपको। अभी बता दूं कि अभी जैसे उन्होंने परिचय में बताया था, जून में मॉरिशस विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस ने मुझे इसीलिए बुलाया था। तो वहाँ पे क्या था, एक कार्यशाला थी, व्यंग्य की कार्यशाला, BA और MA के छात्रों के लिए। अरे वाह, क्या बात। तो उसमें मैंने जो विषय थे, एक पूरे दिन की कार्यशाला थी। उद्घाटन सत्र में था व्यंग्य की अवधारणा, फिर उसके बाद 40-40 मिनट के मेरे व्याख्यान थे 4, जिसमें व्यंग्य की भाषा, व्यंग्य की परंपरा, व्यंग्य का मनोविज्ञान क्या है, व्यंग्य का स्वरूप क्या है। क्या बात है। ये उन लोगों से बात की थी और ये मतलब मेरा अब वही है कि एकला चलो मतलब एकांगी हो गया है व्यंग्य पर चलने के लिए। पर मैं खैर माफी चाहता हूँ आपको। नहीं, लेकिन ये विधा जो है एकांगिनी, आज तो लोगों को यही चाहिए। व्यंग्य तो आज देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्रचलित है, ये विधा अभी सबसे ज्यादा प्रचलित विधा में से। मतलब वो मुझे एक अच्छा लगा कि विश्व मंच पर पहली बार जो है व्यंग्य जो है वो वहां पर पहुंचा, मतलब मॉरिशस में। तो खैर क्षमा चाहता हूँ आपको बीच में टोकने का। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हमारे परामर्शदाता ने ये परामर्श दे दिया है। जब एक कार्यक्रम बिल्कुल आपके साथ व्यंग्य विधा पर हम लोग जरूर रखेंगे इस कार्यक्रम के बाद। प्रेम जी, ये बहुत आवश्यक भी था कि आप पर इस बात पर आप आगे बढ़े। और आप, जैसा कि आपके परिचय में भी बताया गया था कि आपने कार्यशाला आयोजित की, लोग तो हास्य और व्यंग्य में भी अंतर नहीं कर पाते। बिल्कुल सही। और हास्य को व्यंग्य मान लेते हैं, व्यंग्य को हास्य मान लेते हैं और अपने आप को कहते हैं हम हास्य के लेखक हैं, हास्य कवि। मुझे ये समझ नहीं आता है कि वो हास्य और व्यंग्य के भेद को नहीं जानने वाला भी हास्य कवि हो जाता है। तो कम से कम हास्य और व्यंग्य के भेद को जानने के लिए तो आप जैसे प्रखर व्यंग्यकार को ही हम लोग आमंत्रित करना चाहेंगे। और ये साहित्य और राष्ट्रीय चेतना विषय और प्रेमचंद जयंती, मैं ये बताना चाहूंगा कि एनडीओजी अभ्युदय ने जिस तरीके से इसकी कार्य योजना बनाई है और एक पखवाड़े को आयोजित करने का जो बीड़ा उठाया है, उसको मैं मानता हूं कि इस पखवाड़े के दौरान राष्ट्रीय चेतना के साहित्य पर तो चर्चा होगी ही होगी। हम ये भी जान पाएंगे कि जो राष्ट्रीय चेतना पर लिखने वाले लोग, जिसमें चाहे वो भीष्म साहनी हों और जिस पे यशपाल हों, जिन्होंने तमस लिखा और जिन्होंने झूठा सच लिखा, जिन्होंने ऐसे वो कई जगह पर ऐसा लिखते भी हैं कि जो कंगूरे नहीं बनेंगे, जो इस राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन में दब पिस गए, जिन्होंने अपने परिवारों की बलि चढ़ा दी,
जो ऊपर आकर के बैठे वो लोग नहीं, जिन्होंने इसकी मलाई चखी वो लोग नहीं, लेकिन जो नींव में दब गए, उनको अगर आपको खोजना हो तो आपको साहित्य में ही खोजना पड़ेगा, वो इतिहास में नहीं लिखे जाएंगे। इसलिए मैं ये सोचता हूं कि अगर हम ऐसे साहित्यकारों को खोज खोज करके निकालें जिन्होंने उन लोगों पर लिखा जिन पर सरकारों ने नहीं लिखा, जिन पर सरकारों ने नहीं लिखवाया, जिन पर साहित्यकारों ने अपने मन से लिखा, हम लोग ऐसे साहित्यकारों को समाहित करें और राष्ट्रीय चेतना के ऐसे उपन्यासों को, कथाओं को, ऐसे ऐसे साहित्य को ढूंढ करके निकालें इस पखवाड़े के दौरान, जिसमें ऐसे ऐसे हम लोग उन शहीदों को ढूंढें जो अनाम रह गए हैं, जिनके बारे में कोई लिखा नहीं गया, जिनको केवल साहित्य की किताबों में ही दर्शाया गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस पखवाड़े का बहुत ज्यादा उपयोग हो पाएगा। प्रेमचंद जी की जयंती है आज, लम्ही के सारे दृश्य दिखाए गए। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि एक बार प्रेमचंद जी के साथ में पूरी की पूरी यात्रा वापस पुनर्स्मरण हो गया उसका। तो मैं गीता जी को इसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे चित्रों को संयोजित किया, और इंदु जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने उस संकलन को उपलब्ध कराया जो कि इन चित्रों के माध्यम से एक चित्रावली हमारे बीच में आई। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि जिन्होंने हमारे बीच में अपनी बात कही, और अध्यक्ष जी जो मंजरी पांडे जी हैं, उनका तो हम आतिथ्य भूल नहीं सकते, जो बनारस में उन्होंने हमें प्रदान किया था और जो एक एक जगह पर हमें लेकर के गई, वो चाहे नागरी प्रचारणी सभा हो, चाहे कबीर चौरा हो, और चाहे वहाँ की जितने भी सुबह बनारस की हो। तो हम लोग बहुत जो है उससे, बनारस और प्रेमचंद जी से बहुत वाकिफ हुए। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस पर बात कहने का अवसर दिया, और मैं चाहता हूँ कि आगामी सत्रों में बहुत सारे हमारे लोग इससे जुड़ें और अपनी बात कहें, और उन साहित्यकारों में से उन लोगों को ढूंढ करके लाएं जिन्होंने कंगूरों पर नहीं, नींव के पत्थर के ऊपर लिखा हो। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत एक खास बात और बहुत बड़ी बात आपने कही कि नींव के पत्थरों पर नहीं, नींव के पत्थरों पर लिखा। तो एक ये बहुत अपने में खास बात है कि जो लिखाया जाता है वो नहीं लिखा जाए, जो आपका दिल करता है वो आप लिखो, और तब वास्तव में सच्चा साहित्य वही होता है जब आप उसको जो लिखाया जाए, जो सजाया जाए, जो समाज की या जो मैं कहूँ सीधी बात में कहूँ तो नेताओं की जो मांग है उस पर लिखा जाए, तो वो लेखन नहीं हो सकता। वो साहित्य की तो विधा के अंतर्गत उसको मानना ही नहीं चाहिए। और व्यंग की विधा एक इतनी गहरी विधा भी है कि वो चोट भी करती है और कहीं ना कहीं वो रास्ता भी दिखाती है। कहीं ना कहीं चोट करने का अर्थ क्या है कि चोट जब आप करते हैं तो एक बार दर्द होता है, लेकिन उसके बाद हमें समझ आता है कि वो चोट क्यों पड़ी थी, और तब हम सही राह पर निकलते हैं। तो व्यंग अपने आप में एक बहुत बहुत खास विधा है, और उसका आप उस विधा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक बहुत ही, मैं कहूँ आज के समाज की तो बहुत बड़ी जरूरत भी है, क्योंकि जब तक आज का समाज ऐसा, मैं कहती हूँ, निष्क्रिय हो गया कि चोट अच्छी ना पड़े तो उठकर जागने वाला नहीं है। तो बहुत सुंदर बात कही, और मुझे अपनी एक कविता की 2 पंक्तियां इस पर याद आ गई। मुझे पता नहीं कि व्यंग वास्तव में होता क्या है। कहाँ गई सोने की चिड़िया, पीली सरसों और मड़ैया, लुट गए खेत के खेत यहाँ, क्यों पहनी सबने पैजनिया। और डमरू की डुगडुगी बजी है, नाच रहे हैं तोता मैना। डमरू की डुगडुगी बजी है, नाच रहे हैं तोता मैना, प्रेम के गीत अब कौन सुनाए, बेबस मन है भरे है नैना। और 1-2 पंक्ति और रखती हूँ। अपनी अपनी रोटी सेके वेद पुराणों के रखवैया, अपनी अपनी रोटी सेके वेद पुराणों के रखवैया, भाषा की तो चटनी बन गई, ये भारत के हैं छुटवैया। तो चलिए, एक लंबी कविता थी, अभी व्यंग पर और हास्य पर बात हो रही थी, तो बस मुझे ये 2 पंक्तियां मेरी याद आ गई। और अब हम कार्यक्रम अंतिम सोपान पर हैं। डॉक्टर अमरनाथ अमर जी अगर यहाँ मौजूद हैं, शायद
नहीं है। अच्छा, अभी तक तो थे, कोई बात नहीं। तो अब हम मंच के पास, बिल्कुल हमारे एकदम पास चले जाते हैं और आज की हमारी अध्यक्षा डॉक्टर मंजरी पांडे, जिसके बारे में अभी भी तन्मय भाई ने बताया कि आज लम्ही और प्रेमचंद को अगर हमारे सामने बिल्कुल सजीव रूप में रखा है, जिसका श्रेय जाता है डॉक्टर मंजरी पांडे जी को। डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव जी और रचना जी भी उनके साथ हैं। तो आप सभी का स्वागत करते हुए मंजरी पांडे जी, अब ये मंच आपका है। आपका इस माइक ऑन करें। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी। इतना समृद्ध मंच अब ये भी आदरणीय प्रेमचंद विजयनी जी ने व्यंग्य और व्यंग्यकार होते हुए इतनी अच्छी बातें, इतनी बड़ी बात उन्होंने कही और बहुत सारा कार्य भी कर रहे हैं। बड़ी विशद चर्चा उन्होंने की, तमाम बातों पे की। और आज ऐसे तो पटल पे जो है प्रेम की चतुर्दिक धारा बह रही है, तो ऐसे में प्रेमचंद की जयंती भी है, सारा प्रेम ही प्रेममय हुआ है। और उसी में डॉक्टर सरिता पांडे जी हैं, उन्होंने संवेदनाओं और प्रेमचंद जी के लेखन और तमाम राष्ट्रीय संचेतना की बात उन्होंने की गीतों के मुखड़ों के माध्यम से। तो मैं आप लोगों का बहुत आभार, क्योंकि उसमें मैं नहीं जाना चाहती हूँ, सही बात है, चर्चाओं पर सबने सुना भी है। तो लेकिन बहुत अच्छी बात जन्मे जी ने ये कही कि समकालीन साहित्य, अतीत और भूत भविष्य सभी पर एक चर्चा हमको देखना चाहिए, दृष्टिपात करना चाहिए, तभी शायद हम साहित्य का एक सही आकलन कर सकते हैं। प्रेमचंद जी का भी कथन था अपना कि साहित्य में ऐसा साहित्य जो किसी में रुचि ना उत्पन्न कर सके, जो आध्यात्मिक और तृप्ति ना दे सके, मन को शांति ना दे सके, जो व्यक्ति को गति और शक्ति ना दे सके, जो व्यक्ति में कोई उत्साह ना भर सके, ऊर्जा ना भर सके, उसे राह ना दिखा सके, मतलब ऐसी कोई बात ना हो तो वो साहित्य बेकार है ना। ये प्रेमचंद जी का कथन था। आज हम उनकी जयंती भी मना रहे हैं और साहित्य और राष्ट्रीय संचेतना की बात कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो इस आदरणीय इंदु जी को धन्यवाद देते हुए कि एक बहुत अच्छा आपने अच्छी शुरुआत की है और हमारे मंच पर इतने सारे ज्ञानी लोग हैं, आप सभी को मैं बिल्कुल नाम क्या एक कर लूं। आदरणीय लोगों का मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि को का नाम मैंने लिया। आदरणीय प्रेम तन्मय जी हैं, कमल किशोर राजपूत जी हैं और शशि मंगल जी हैं, और भी तमाम लोग हैं जिनको मैं सादर प्रणाम करती हुई मैं बिल्कुल प्रेमचंद जी के एक दूसरे पक्ष की ओर में ले जाना चाहूंगी। भाषा की बात जो उन्होंने कही, क्योंकि भाषा राष्ट्रीय चेतना की जब हम बात करते हैं तो भाषा का एक बड़ा योगदान है, और जो समस्या प्रेमचंद जी के समय में थी वो आज भी है। प्रेमचंद जी ने कभी सुझाव भी दिए थे, लेकिन आश्चर्य की बात है कि उनको उस समय खेद था कि मेरे सुझावों का संज्ञान नहीं लिया गया, और कोई इस पर अगर गौर करता तो शायद परिस्थितियां कुछ बदलती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वह उनका जो सुझाव था वो आज भी बदस्तूर वही है, वही रह गया है, यानी उनके सुझावों पर गौर आज तक नहीं हुआ है। तो हमें अभी राष्ट्रीय चेतना की बात कर रहे हैं और प्रेमचंद जी के जयंती के इस अवसर पर कर रहे हैं, सो हम आज उनकी ही बात से इसकी बात करते हैं। उन्होंने भाषा चिंतन के लिए जो सुझाव दिया था, मैं उस ओर कुछ ध्यान दिलाना चाहूंगी, क्योंकि समय और सब कुछ देखते हुए बिल्कुल कहीं विस्तृत नहीं हो रही हूँ। मैं एक सीधा साधा सपाट दृष्टि देना चाहती हूँ। प्रेमचंद जी का जो है उनकी एक पुस्तक थी साहित्य का उद्देश्य। साहित्य का उद्देश्य में उनके लेख संकलित हैं। उस लेख के माध्यम से पूरा उन्होंने इस भाषा संबंधी जो बातें हैं उस पर उन्होंने विचार किया है, और अगर शायद उस पर हम विचार कर ले तो राष्ट्रीय चेतना के बहुत सारे उसके पक्ष हमारे सामने, बहुत सारे आयाम खुल जाते हैं। जैसे उन्होंने बताया उसमें कि राष्ट्रभाषा हिंदी और समस्याएं, तो राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं बन पाई, क्यों नहीं बन पाई, उसके पीछे क्या क्या कठिनाइयां हुई, वो कौन कौन से लोग थे, कौन सी समस्याएं थी, कौन से विचारधाराएं थी जिन्होंने उसको बाधित किया, ये सारी वहां। लेकिन प्रेमचंद जी की सबसे बड़ी खासियत है कि वह केवल बात नहीं करते हैं, वो बात को बड़े तार्किक ढंग से रखते हैं। तो हम उसमें अगर देखेंगे तो उन्होंने
समस्याओं को दिखाया नहीं है, उसके पीछे तर्क भी दिया है। कुछ एक बातें जो उन्होंने तर्क दी है जो मुझे भी अच्छी लगती हैं, वो मैं जरूर कोट करना चाहूंगी। जैसे आज भी जाति मजहब की लड़ाई है, आज हम कह लें कि वो सियासत हो रही है, जाति मजहब के नाम पर हो रही है, कौमी सियासत हो रही है। तो प्रेमचंद जी ने कौमी भाषा के विषय में, उस पर कौमी भाषा के विषय में उनका एक, उसमें उस साहित्य के उद्देश्य में एक लेख में उनका व्याख्यान है, जो कि राष्ट्रभाषा सम्मेलन मुंबई में जब वो गए थे वहां पे उसका अंश है उस व्याख्यान में, तो जिसमें उन्होंने कौमी भाषा के ऊपर चर्चा की है। ये कौमी भाषा क्या हो, ये उन्होंने लिखा है। उन्होंने सबसे पहली बात तो कही है, उन्होंने क्या कही है, ये सच भी है कि भाषा जो है वो किसी भी समाज की बुनियाद होता है। बहुत पहले जब आप छोटे-छोटे से जब राज्य हुआ करते थे, छोटी-छोटी जातियां हुआ करती थी, तो कई बार क्या होता था कि आक्रमणकारी आए, उनको उन पर आक्रमण किया, उन्हें अपने में अपने वश में कर लिया। उसके बाद जब वो उनके अधीन हो जाते थे, तो वो उनकी भाषा जो वो बोलने लग जाते थे, जो वो करने लग जाते थे, उन छोटी-छोटी जातियों की वही भाषा हो जाती थी। लेकिन हमारा भारत तो छोटी जाति नहीं है। भारत एक बड़ा देश है, भारत वो छोटी जातियों की तरह नहीं है। लेकिन हम अपनी भाषा नहीं बना पाए, हम अपनी एक भाषा अपनी एक जगह पे हम कायम नहीं रह पाए, ये उन्होंने बड़ी बात कही है। और उन्होंने जो एक चिंता जाहिर की है, आज भी वो बड़ी चिंता है। माना कि आज हम आजादी की बात कर रहे हैं, आजादी के 75वें वर्ष की बात हम कर रहे हैं, लेकिन वह चिंता जो प्रेमचंद जी की थी, उस समय में भी जब अंग्रेजों का राज्य था, हम लड़ाई लड़ रहे थे, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, स्वतंत्र होने के लिए लड़ रहे थे, स्वराज्य के लिए लड़ रहे थे। लेकिन उस समय में हमारे ही लोग थे जो कुछ लोग चाहे वो अंग्रेजी हुकूमत में काम कर रहे थे, उनकी नौकरी कर रहे थे, या कुछ लोग अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अंग्रेजियत नहीं छोड़ सके। हम उसके बाद भी हम बात तो हिंदी की करते थे, लेकिन वहां पे भी अंग्रेजी हावी थी, और वहां पे ये सारी जो आज तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, उसके पीछे कारण जो अंग्रेजियत वाले थे, जो अंग्रेजियत विचार के लोग थे, वही ऐसे लोग थे, क्योंकि नियम बनाने वाले वो थे, बड़ी जगहों पे वो बैठे हुए थे, और वो अंग्रेजियत के हिमायती थे। इस वजह से ये नहीं हो पाया। तो उनकी जो चिंता थी कि उस समय हम अंग्रेजी हुकूमत से तो लड़ रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा आतंक अंग्रेजी का था, और आप देखिए कि अंग्रेजी का आतंक आज भी है। पता नहीं मुझे ऑफ भी नहीं, किसी का फोन था। तो अंग्रेजी का जो आतंक की बात मैं कर रही थी कि अंग्रेजी का आतंक जो तब था, जिस बात से प्रेमचंद जी बहुत दुखी हुआ करते थे, लेकिन आज भी वही है। आज भी हम बात हिंदू की कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की कर रहे हैं, हिंदुत्व की कर रहे हैं, अपने रीति रिवाजों परंपराओं को अपने में ढालने की बात कर रहे हैं, लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी स्कूल में जरूर भेजेंगे। आज भी मैं नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि ऐसे मंच पर हूँ, वैश्विक पटल है ये, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन एक स्टेट ये घोषणा करता है कि वह अपने यहाँ स्पोकन अंग्रेजी के जो है वो फ्री चलाएगा, लोगों को सिखाएगा स्पोकन अंग्रेजी। क्यों स्पोकन संस्कृत नहीं सिखा सकता, स्पोकन अंग्रेजी क्यों नहीं सिखा सकता? लेकिन आज भी ये चर्चा है, तो हम कहीं ना कहीं उस अंग्रेजियत से आज भी बंधे हैं। जो प्रेमचंद जी की चिंता थी वो आज भी जारी है। दूसरी बात, एक बड़ी बात उन्होंने कही थी प्रेमचंद जी ने कि हिंदुस्तानी की बात करते हैं, उर्दू, हिंदी, हिंदुस्तानी। उन्होंने कहा था जब हम हिंदुस्तानी कहते हैं तो उसमें उर्दू भी होती है, हिंदी भी होती है। आज यहाँ कुछ लोग, तथाकथित कुछ लोग, उर्दू और हिंदी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके चलते लोगों को बांट बटा रहे हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं है। क्यों कहते थे कि अगर हम उर्दू की बात करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे उर्दू के जानकार भी थे प्रेमचंद जी, उनका मानना था कि अगर हम उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू में फारसी और अरबी के शब्द ज्यादा, वो उर्दू है, और हिंदी की बात करते हैं तो उसमें संस्कृत निष्ठ शब्द ज्यादा है, वो हिंदी है, और वो मिलकर के एक हिंदुस्तानी भाषा है।
और वह हिंदुस्तानी भाषा होनी चाहिए, लेकिन हम हिंदुस्तानी भाषा नहीं बना पा रहे हैं, उसको काबिज नहीं होने दे रहे हैं, और यही कारण है कि राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं बना पा रहे हैं। आज तो छोटे छोटे स्टेट्स की जितनी जो बोलियां हैं, आप देखिए, चाहे वो भोजपुरी को लेकर के है, राजस्थानी है, छत्तीसगढ़ी है, ये सब छोटी छोटी बोलियां आज 8वीं अनुसूची में शामिल होने की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन ये उन्होंने कहा था, प्रेमचंद जी बार बार ये चिंता व्यक्त करते थे कि ये जो छोटी छोटी लड़ाइयां, ये छोटी लड़ाइयां हमारे राष्ट्र को और कमजोर करेंगी, हमारे भाषाई संघर्ष को कमजोर करेंगी। क्योंकि जिस तरह से उनको क्यों खतरा हो गया है, ये छोटी छोटी जो भाषाएं हैं, ये अपनी अपनी अस्तित्व की लड़ाई क्यों लड़ रही हैं? कारण ये है कि जैसे नदी बहती है, तो नदी बहती है, समुद्र में जाके नदी का अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है, लेकिन नदी तो समुद्र में गई है और फिर वह एक समुद्र बन गया। यहाँ पे ये सारी सारी भाषाएं जितनी भी हैं, बुंदेलखंडी हिंदी है, वो सब मिलकर के फिर हिंदी बनती है, कि उसकी उप शाखाएं मान सकते हैं। लेकिन जब ये अलग होने लग जाएंगी तो वहां हिंदी कमजोर होगी। इसलिए उनका मानना था कि इनको अलग अलग नहीं होने देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात मैं कहूंगी कि सियासत है, ये सियासी बात है कि ये सियासत की लड़ाई है, अन्यथा हिंदी की लड़ाई, आज राष्ट्रीय संचेतना की बात हम कर रहे हैं, तो मैंने इसीलिए ये उदाहरण दिया कि जो है हम राष्ट्रीय संचेतना के अवसर पर कम से कम ये बात, उन्होंने एक बात और बड़ी मतलब कह लीजिए कि आज की तरह से बहुत ही, क्योंकि वो बहुत बेबाक बोलने वाले भी थे, उन्होंने ये भी कहा था कि जो सबसे बड़ी बात और आखिरी बात मैं कह के अपनी वाणी को, जो कि मैंने पूरी भाषा पे इसलिए बोला, उन्होंने कहा था एक लिपि होनी चाहिए, एक राष्ट्रीय लिपि होनी चाहिए। तो भाई बात हुई राष्ट्रीय लिपि किसको बनाए, तो राष्ट्रीय लिपि के लिए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि देवनागरी राष्ट्रीय लिपि। क्यों, तब तो मुसलमान भी लड़ाई लड़ेंगे, उर्दू क्यों ना हो, बाकी भी कह सकते हैं। लेकिन उनका कहना था कि चूंकि लिपि देवनागरी इसलिए हो क्योंकि इसको पूरे भारतवर्ष में आप देख लें तो हिंदी लिखने और पढ़ने समझने वाले सबसे अधिक है। इसलिए एक बार किसी को थोड़ा बहुत बुरा लग सकता है, जैसे बहुमत की बात तो सब जगह होती है, बहुमत की सरकार बनती है, तो बहुमत से तो बहुत कुछ हो जाता है। तो अगर हमारी बहुतायत बोलने वालों की है तो लिपि हिंदी देवनागरी क्यों ना हो, देवनागरी लिपि होगी। कुछ समय में उन्होंने ये भी बिल्कुल अपनी चिंता जाहिर की थी और सही बात भी था, उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए कुछ मुस्लिम भाई, मुस्लिम कौम नाराज होगी, उर्दू के ना आने से नाराज होंगी, लेकिन जब हम एक लिपि घोषित कर देंगे तो धीरे धीरे वह भी हमारी लिपि में शामिल हो जाएंगी, इसे स्वीकार कर लेंगी। तो ये, लेकिन इसको, इसे स्वीकार करने के लिए, इसकी घोषणा करने के लिए जो लोग हैं उनको करना चाहिए, वो हम आप नहीं कर सकते, हम आप केवल चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और आज साहित्य की संचेतना पर हम यहाँ पर हैं, तो जो हमारी आज के साहित्यकार है, जैसा अभी जन्मेजय जी भी कह रहे थे कि कम से कम अपने जो समकालीन जो साहित्यकार है उनको भी इस विषय पर बात करनी चाहिए। लेकिन जब साहित्य जो है ठकुर सुहाती करने लग जाए तब तो बात नहीं हो सकती है। तो हमें चूंकि हम उसके विरोध में नहीं बोलेंगे, हम उसकी बात नहीं करेंगे, हमें पुरस्कार लेना है तो हम नहीं बोलेंगे, हम सम्मान लेना है तो नहीं बोलेंगे, तो साहित्य में जो है कहीं भी हम निष्पक्ष होकर नहीं बोलेंगे तो वो साहित्य नहीं है। जैसा प्रेमचंद जी ने बार बार कहा है कि आज मैं इसीलिए प्रेमचंद जी की जयंती पर मैं उन्हीं के संदर्भ से बातें उठा के मैं कह रही थी। तो इस तरीके से जो है मैं कह सकती हूँ। और सबसे बड़ी एक और चिंता त्रिभाषा फॉर्मूला की थी। त्रिभाषा फॉर्मूला में बदलाव क्यों नहीं हो सकता है? अगर बहुत सारी चीजों में परिवर्तन हो सकता है तो त्रिभाषा फॉर्मूला में भी परिवर्तन हो सकता है। और आन के हिंदी लेगा, लेकिन हम नहीं चाहते, इसलिए ऐसा नहीं होता है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे इन सब विचारों को लेकर के और बहुत समय न लेकर के मैंने सोचा सीधी इस भाषाई संघर्ष की बात कर ली जाए, क्योंकि संवेदनाओं और सब से हम लोग अभी बहुत सारी पटल पे भी बात हो गई थी। तो मुझे भी लगता है कि साहित्य का उद्देश्य जो प्रेमचंद जी की जो पुस्तक है
हम सबको एक बार अच्छे से पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए। और मैं इंदु जी से बल्कि आग्रह भी करूंगी, एक बार साहित्य का उद्देश्य को आप लोग भी देख कर एक बार उसी पर पूरी चर्चा रख लीजिए। तो मुझे लगता है एक क्षण की कोई बात आएगी, जो बात प्रेमचंद जी कहना चाहते थे, जो उनका सुझाव अधूरा रह गया, वो शायद आज कहीं संज्ञान में पुनः आ जाए। जिसकी चिंता उन्हें तब थी, आज नहीं हो पाया, तो अब भी संज्ञान में आ जाए। तो अब इस समय के लोग क्या कर पाते हैं। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि और साहित्य के लिए भी बहुत बड़ी राष्ट्रीय संचेतना के विषय में एक बड़ा काम होगा। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पुनः एक बार सभी को धन्यवाद देते हुए, जितने हमारे सुनने वाले भी लोग हैं, आप सभी का एक बार पुनः आभार व्यक्त करते हुए कि आपने मुझे भी सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत ही सुंदर वक्तव्य आपका डॉक्टर मंजरी पांडे जी। आपके इस अध्यक्षीय उद्बोधन से वास्तव में एक जो बोलते हैं ना कि एक कहीं जागृति, जो चेतना की जिसकी हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय चेतना की बात कर रहे हैं, और उस पर आज मैं बड़ा खुश हूँ कि हमने सरिता पांडे जी को सुना, जिन्होंने कि आज का राष्ट्रीय चेतना के प्रति आधुनिक युग में किस तरह का साहित्य होना चाहिए, उन्होंने उस पर चर्चा की। और उसके बाद हमारे मुख्य अतिथि ने चर्चा की कि हमारी आजादी की लड़ाई में किस तरह से भारतेंदु से लेकर के आज तक जो भी लिखा गया, और उसमें क्या किस तरह से होना चाहिए, क्या लिखा जाना चाहिए। डॉक्टर प्रेम तन्मय जी ने भी बहुत सुंदर ढंग से बताया कि साहित्यकार को क्या लिखना चाहिए। और आपने भी, तो मुझे लगता है कि हम सभी, आप चारों ने कहीं ना कहीं एक कड़ी जोड़ी, और आपने भाषा के जिस पक्ष को उठाया वो बिल्कुल एक अलग और एक नया पक्ष था, और हमारी जानकारी के लिए भी एक बहुत नई बात थी। जो साहित्य का उद्देश्य जो प्रेमचंद ने कहा कि उन्होंने लिखा है आलेखों का संग्रह, तो हम जरूर इसको पढ़ना चाहेंगे। और जैसे आज दो चीजें हमारे सामने नई आ गई कि एक हमें साहित्य के उद्देश्य पर, क्योंकि भाषा अभी एक बहुत बड़ा एक जो कहें दंगल का विषय बना हुआ है, सही मायने में कहूँ तो। और आपकी उन बातों से मुझे ये समझ में आया कि वास्तव में नदियां और सागर, इन दोनों को अपनी अपनी अहमियत अगर समझ में आ जाए, और नदियां सागर की अहमियत समझ ले, तो शायद ये दंगल खत्म हो सकता है, शायद बहुत प्रेम से बातें आगे बढ़ सकती है। और दूसरा, प्रेम जन्मे जी को जब हमने सुना, डॉक्टर प्रेम जन्मे जी हमारे आदरणीय, जब उन्होंने व्यंग्य विधा की बात की, और जिस तरह से उन्होंने व्यंग्य विधा के लिए क्लासेस की बात की, जो कि उन्होंने बाहर जाके दिया, तो भारत की यही स्थिति है कि भारत में किसी भी चीज को हम इतना महत्व नहीं दे पाते। एक विधा को लेकर के एक पूरे दिन की कार्यशाला वहां रखी गई, और हम किसी एक साहित्यकार को लेकर के भी पूरा दिन चर्चा करना और सुनना नहीं चाहते। तो बहुत बहुत सुंदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कड़ी में अब हम कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन एक जानकारी देते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं कि हमारी एक तो गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी, हमने प्रेमचंद के साथ उनके ऊपर भी एक साप्ताहिक कार्यक्रम किया था, और दूसरा हमने कबीर के ऊपर साप्ताहिक कार्यक्रम किया था। और वो दोनों पुस्तकों में, कबीर की पुस्तक तो लगभग तैयार ही है, बिल्कुल प्रकाशक के पास है। और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, अगर आप लोगों के पास जो भी सुन रहे हो, किसी के पास भी गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कोई जानकारी है, तो जरूर आप और दे सकते हैं। थोड़े से लेखों की और आवश्यकता है। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए कमल किशोर राजपूत जी को, पता नहीं कमल के आगे डॉक्टर लगाने का बड़ा मन करता है मेरा क्योंकि वो डॉक्टर हैं। वो कमल भाई को मानद उपाधि मिल जाएगी। हाँ, देगा मानद उपाधि। एक्चुअली उनको मानद उपाधि कोई और दे ना दे, डॉक्टर तो वो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि डॉक्टर का अर्थ है एक विशेष विधा में एक विशेष जानकारी, तो वो उतना ज्ञान उनके पास जो है वो लेकिन वो इन सारे मानदों से भी काफी ऊपर का ज्ञान है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फिर देखिए डॉक्टर ही निकलता है, मैं क्या करूँ। कमल किशोर राजपूत जी, जो कि हमारे संस्था के डॉक्टर जरूर हैं, क्योंकि यहाँ जब कोई भी समस्या आती है तो हम इन्हीं के पास जाते हैं, और तन्मय भाई के पास जाते हैं, अमर जी के पास जाते हैं, तो ये सारे हमारी संस्था के डॉक्टर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप आए और सभी को धन्यवाद ज्ञापन के। बहुत बहुत नमस्कार सबको।
हमारे मुख्य अतिथि और आज का ये प्रेमचंद का अभ्युदय के ऊपर जो पटल पर आज जितना सुनने को मिला, प्रेम जी को, मंजरी जी को, हमारे दूसरे प्रेम जी को, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। पर मैं इतना ही कहूँगा कि प्रेमचंद जी हमारे देश की धड़कन थे और सदैव बने रहेंगे। उनके साहित्य की सौंधी सौंधी खुशबू को कोटि कोटि नमन। उनकी संवेदनशीलता हमारी रगों में बहती रहेगी और अंतर्लेखनी से लिखवाती रहेगी। सौभाग्य था मेरा कि अभ्युदय की प्रथम साहित्यिक बनारस यात्रा में के दौरान उनके स्मारक और निवास पर जाना हुआ, जिसके लिए मंजरी जी और बनारस के जितने भी महान साहित्यकारों का मैं नमन करूंगा। यकीनन वो मेरे लिए एक तीर्थ यात्रा से कम नहीं थी। असीम प्रसन्नता हुई थी जो आज भी रोमांचित करती है। ईश्वर हम सब साहित्यकारों को की लेखनी में प्रेमचंद जी आते रहें और कालजीवी साहित्य लिखने की प्रेरणा निरंतर देते रहें, भरते रहें। आप सबको पुनः बधाई और अभ्युदय को पटल को नमन। बहुत वक्त हो गया इसलिए यही अपने विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। अगर कार्यक्रम को जल्दी खत्म करना हो तो कमल भाई को बुला लेना चाहिए हमें क्योंकि वो ऑलरेडी 9 बजने आ गए हैं। हाँ 9 बज गए हैं। हाँ बिल्कुल नहीं, बहुत सुंदर। तो इसी के साथ हम कार्यक्रम को समापन की ओर समाप्त करते हैं। सभी एक श्लोक के साथ हम इसको समाप्त करेंगे आज के इस कार्यक्रम को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।